हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग यार? एक बार कमेंट कर बताएंगे यार। अभी थोड़ी सी क्लास में डिले हो गई है, हल्का सा कुछ इशू हो गया था नेट का। चलो, अब उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। एक बार जरा सब लोग बता देंगे यार कि ऑडियो ऑडियो क्लियर, फिर क्लास को शुरू करेंगे। और सब जितने लोग जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग। गौरव, समीर और मनीष हैं, चांदवीर हैं, समीर, कौन कौन है अपने साथ? दीपक, अविनाश। चलो एक बार जरा बता देंगे ऑडियो ऑडियो क्लियर है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज नया चैप्टर शुरू करना है हम लोग को। ठीक है, तो यार आज हम लोग शुरू करने वाले न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड शुरू करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ओवरऑल एक व्यू लेते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है। अच्छा, पीवाईक्यू सोल्यूशन, हाँ तुमको हम, अरे यार भूल गए एकदम से। चलो आज एक काम करना, अभी क्लास के एंड में याद दिलाना, ठीक है? क्लास के एंड में बताना कि पीवाईक्यू प्रोबेबिलिटी का हम, चलो अभी उन्हें पीवाईक्यू तुमको प्रोबेबिलिटी के अंदर कोरिलेशन का भी नहीं दिया हुआ है, तो वो भी तुमको भेज देंगे। ठीक है, वो भी तुमको भेज देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो उम्मीद करते हैं कि तुमको मिल जाएगा, सभी क्लास के एंड में याद दिलाना। अच्छा, न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होता है, हम तुमको थोड़ा समझाना शुरू करते हैं, और क्या क्या पढ़ना है हम लोग को वो तुम्हें बताते हैं। देखो, न्यूमेरिकल मेथड बहुत ही इजी चैप्टर है यार, बहुत इजी चैप्टर है। इसके अंदर देखो हम लोग को 5 चीज़ें पढ़नी है मेनली, है ना? इन्होंने देखो लीनियर इक्वेशन डाला है, 1 2 3 5। चलो इंटरपोलेशन भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया इंटरपोलेशन का, तो वो भी तुमको हम थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, 5 टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल मेथड के अंदर मेनली। तो एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक एक करके थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड का पहले मतलब क्या होता है यार? देखो, न्यूमेरिकल मेथड मतलब क्या होता है कि हम लोग जब पहले, जैसे यार हमको मान लो इंटीग्रेशन है ना? अब ऐसा नहीं है कि हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता नहीं है। इंटीग्रेशन सॉल्व करना सर हमें आता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें आती है सॉल्व करना। ठीक है, हमें नॉर्मल तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है। हमें मान लीजिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे, अच्छा तुम लोग को याद है बताओ, हम लोग ने गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, कितने लोगों को याद है? एक बार यस लिखेंगे। हम लोग ने गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, कितने लोगों को याद है? गॉस एलिमिनेशन मेथड हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था। एक बार जरा कमेंट करो यार। हाँ बेटा रौनक, टेंशन मतलब भेज देंगे। ठीक है ना? याद आ रहा है? यस, है ना? हम्म, चलो बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग ने लीनियर इक्वेशंस ये पढ़ रखा था। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग चौथी चीज़ जो पढ़ेंगे यहाँ पे, वो है कि एक एल्जेब्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, ये हम लोग को पढ़ना है। पहले एक ओवरऑल एक व्यू ले लो कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, देखो यार, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, एल्जेब्रिक इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ये सारी इक्वेशंस अपनी सॉल्व हो जाती थी वैसे भी, लेकिन हम लोग इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकली का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना। क्या मतलब? अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना। हम इसको अप्रोक्सीमेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें आज की क्लास के अंदर समझना है। ठीक है, न्यूमेरिकली इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले, अप्रोक्सीमेटली इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले, ये हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, आप जरा सुनते चलना। अब देखिए सर, न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई इंटीग्रेशन है, ठीक है, मैं मान लो कोई इंटीग्रेशन x³ dx, ये अपना 1 से 4 तक है। अब इसको तुम, वैसे तुमको पता है इसका आंसर कैसे आना है, पता है तुम्हें, लेकिन इसका तुम न्यूमेरिकल सोल्यूशन ढूंढोगे, तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन अलग चीज़ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का है। अब देखो मेथड तुमको बता देते हैं, इन चारों के देखो कौन कौन से मेथड्स हम लोग को पढ़ने हैं वो हम बता देंगे। सर आपने ये हमको बता दिया कि हमको इनको न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना है, हम इनका कोई यहाँ पे एग्जैक्ट सोल्यूशन एक बार में नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग को ऑलरेडी आता है। ठीक है, हाँ गॉस यहाँ पे भी हैं। फिलहाल तुम सुनो, लीनियर इक्वेशंस पहले हम एक एक करके, हम सबसे पहले तुमको ये पढ़ाएंगे, आज हम तुमको सबसे पहले ये पढ़ाने वाले हैं। फिर हम लोग इसमें चलेंगे, फिर हम लोग इसमें चलेंगे, और लास्ट में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे करेंगे। यहाँ लिखो, लिखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया स्पेलिंग लिखी है, इसको जरा सही कर लेना, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमको दो मेथड पढ़ने हैं, एक गॉस जैकोबी मेथड और एक गॉस साइडल मेथड। तुमने याद करो, जब तुमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था, तो लीनियर अलजेब्रा जब तुमने पढ़ा था उस समय तुमने बोला था सर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स के नाम लिखे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो आज तुम वो मेथड्स जान जाओगे। ठीक है, तो गॉस जैकोबी मेथड और गॉस साइडल मेथड दोनों इटरेटिव मेथड हैं, और अप्रोक्सीमेटली तुमको वही आंसर देंगे जो तुम्हें गॉस एलिमिनेशन वहां पे देता था। गॉस एलिमिनेशन सर आपने पढ़ा था, एक बार हल्का सा याद कराइए।
फिर हम लोग बात करते हैं गॉस एलिमिनेशन। तुम याद करो हमारे पास तीन इक्वेशन रहती थी अपनी, ऐसे मान लो 4x+3y प्लस कुछ z इक्वल टू समथिंग समथिंग, है ना, ऐसे था। 0 मान लो, यहाँ 1 मान लो, यहाँ 2 मान लो, ऐसे ऐसे करके इक्वेशन हुआ करती थी। फिर हम लोग क्या करते थे सर, इसको इसको मैट्रिक्स बनाते थे, ए मैट्रिक्स। फिर अपने पास एक एक्स मैट्रिक्स थी और एक अपने पास बी मैट्रिक्स थी, ठीक है। फिर इस वाली मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे, एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ दोनों जीरो बन जाते थे, यहाँ जीरो बन जाते थे, उसी एक करस्पॉन्डिंग यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते थे ऑटोमेटिक सर, है ना, यहीं पे। और फिर हमको यहाँ पे एक इक्वेशन मिलती थी, दूसरी इक्वेशन मिलती थी, और फिर हमारी यहाँ पे तीसरी इक्वेशन मिलती थी, z इक्वल टू डायरेक्ट। यहाँ z डायरेक्ट मिलता था, फिर उस z को यहाँ रख के y मिल जाता था, फिर y और z को यहाँ पे x मिल जाता था। याद करो, कराया था कि नहीं कराया था, कितने लोगों को याद है ये? अच्छा, प्रोग्राम लिखा था, बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड। अच्छा, पावर सिस्टम में पढ़ा हुआ है, तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो ये गॉस एलिमिनेशन मेथड था बेसिक वाला। चलो, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशंस का। फिर आप बात करें एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में अपने पास 5 मेथड हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं यार, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास एल्जेब्रिक इक्वेशन, तो तुमको पता ही है यार, एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, अपने x² + 5x + 6, एक बेसिक लो। इसमें देखिए सिर्फ एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। और सर ट्रांसेंडेंटल सर फंक्शंस हमारे कौन से होते हैं, आपने मेरे को ऑलरेडी पता रखा है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जैसे मान लो तुम्हारे आइलेट मान लो, सीधे सीधे, ठीक है। सर आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक इक्वेशन देखो, ले लो x cos x - log x इक्वल टू 0। अब तुम यार इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा नया मामला है, इसको तुम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसके लिए तुम्हें न्यूमेरिकल मेथड्स ही लगेंगे, ठीक है। तुम पहले तो ये बताओ, ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो जब आप ये देख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा, ठीक है, सुनते चलो सर, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आ रहे हैं। तो ये देखो, ये हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये हमारी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। तो न्यूमेरिकली हम लोग एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उनका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो हम तो बताएंगे, ठीक है। हम लोग को मेनली इसके अंदर 5 मेथड पढ़ने हैं, 4 मेथड। एक बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, सेकेंड मेथड और न्यूटन राफसन। सबसे जरूरी कौन सा है इसमें, न्यूटन राफसन सबसे जरूरी है, ठीक है। हम तुम्हें एक ओवरऑल अभी चैप्टर का व्यू दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। एक चैप्टर का ओवरऑल व्यू दे रहे हैं तुमको हम, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी कुछ लिखो मत, सुनो, सिर्फ सिर्फ सुनो, एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा ना, तो चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी फिर, ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। तो अभी आपने सबसे पहले बात करी कि लीनियर इक्वेशंस में कौन से मेथड है। देखो लीनियर इक्वेशंस में हमारे ये 2 मेथड हैं, ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, लेकिन बहुत इजी से मेथड है, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, मुश्किल से आधा घंटे में खत्म हो जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगे, उसके 2 मेथड है सर। आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगे, उसके 4 मेथड हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार आप टिक भी लगा दीजिए ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। इन सब मेथड, एक ग्राफिकल मेथड तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, जिसमें ग्राफ बनाते हैं, वो भी आज हम फिर से तुमको थोड़ा बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे एक दो। और न्यूटन राफसन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, न्यूटन राफसन शायद तुमने सुना भी होगा। क्वेश्चन फिलहाल इसके भी आए हुए हैं, क्वेश्चन इसके भी हैं न्यूटन राफसन के, लेकिन क्वेश्चन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बाकी सब, ठीक है। तो न्यूटन राफसन पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूटन राफसन हम लोग को पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देख लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझा देंगे, और जो भी रिकर्सिव वगैरह कुछ भी बनता है वो देख लेंगे। फिर बात आती है इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो इसके बाद और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, पचासों मेथड्स हैं जो अलग अलग बुकों में तो मिलेंगे, लेकिन 3 मेन है, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8। ये 3 तरीके हैं जिससे हम लोग अपने इंटीग्रेशन को डायरेक्टली ना सॉल्व करके हम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे। इसमें भी अपना ट्रेपेजॉइडल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्पसन 1/3 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तुम ये जान लो कि न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में अपने पास न्यूटन राफसन बहुत जरूरी है, और अपना न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन बहुत जरूरी है, ठीक है। सिम्पसन 3/8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसका भी फॉर्मूला, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज्यादा जरूरी ये दोनों है, तुमको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बारी आती है डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली हम लोग टेलर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पिकार्ड्स मेथड है, यूलर्स फॉरवर्ड मेथड है ना। फिर हमारा एक्सप्लिसिट है ये अपना, फिर हमारा बैकवर्ड यूलर मेथड है। यूलर में देखो 2 मेथड है, यूलर मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार, है ना, यूलर मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बैकवर्ड यूलर भी इस साल क्वेश्चन आया था सिविल में, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। यूलर मेथड, फॉरवर्ड जो यूलर मेथड है, सारे मेथड एक ही, चाहे यूलर तुमको मेथड बोले एग्जाम में, या फॉरवर्ड यूलर बोले, या एक्सप्लिसिट यूलर बोले, सब एक ही है, यही तुम्हारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रंगे कुटा मेथड तुमने फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स ज़रूर सुना होगा, ठीक है। इसके भी कई ऑर्डर होते हैं, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, तो हम सारे तुम्हें पढ़ा देंगे, लेकिन इसमें
हमारे हिसाब से यूलर मेथड जरूरी है, पढ़ाएंगे हम सब ये जितने लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद इंटरपोलेशन भी होता है, तो इंटरपोलेशन भी कैसे करते हैं वो भी तुमको हम बता दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल सिलेबस में नहीं लिखा है तो स्किप कर सकते हैं, तुम्हारा मन बेटा। तुमने अगर इलेक्ट्रिकल सिलेबस अच्छे से देख रखा है 2024 का, सभी लोग से रिक्वेस्ट है, हमने लेटेस्ट गेट 2024 का सिलेबस नहीं देखा है। हम आप सच बता रहे हैं, ठीक है। हमने पिछला 2022 तक का सिलेबस हमने देख रखा है, इवन 2023 का सिलेबस हमने नहीं देखा है। ठीक है, मोर और लेस सेम सिलेबस हर समय सेम रहता है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि गेट 2024 का सिलेबस तुम मैच कर लो। ठीक है, और जो भी टॉपिक्स हैं वो सब तुम्हारे हम कवर करते चल रहे हैं यहाँ पे, अपने हिसाब से तुम लोग सिलेबस मैच कर लेना। बहुत सिंपल सिंपल है, 5-6 चैप्टर लिखे होते हैं बस। सबसे पहली यूनिट सेक्शन 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की होती है, तो उसको देख लेना सब लोग सिलेबस में। ठीक है, नेट से इजीली तुम्हें सिलेबस मिल जाएगा, और जिसमें जिसकी ब्रांच में जो जो लिखा है वो पढ़ लो, जिसमें ब्रांच में जो जो नहीं लिखा है वो स्किप कर सकते हो, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। तुम लोग इतने समझदार हो, ठीक है, बीटेक कर रहे हो, हम तुमसे इतनी उम्मीद करते हैं कि सिलेबस पढ़ के क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इतना तुम आइडिया लगा सकते हो, और उस हिसाब से क्लास को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, इतनी समझदारी अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लो, सब कुछ है ना। हमको तो वैसे, हमने जब मैथ्स पढ़ी थी हमारी ब्रांच में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन तब भी हमने पढ़ी थी। जैसे हमने जब अपने टाइम गेट दिया था तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो सिविल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हुआ करता था, लेकिन तब भी हमने पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा ईएससी में काम आ गया यार। ईएससी के अंदर देखा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन थे, तो कहीं ना कहीं देखो काम आ जाती है चीज़ें यार हमारे हिसाब से। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम का सिलेबस अपने हिसाब से रखो, ईएससी के अंदर सब कुछ आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, गेट 2024 सिलेबस नहीं आया है, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो देख लेना, अगर नहीं आया है तो फिर तुम 2023 का सिलेबस देखो। ठीक है, चलो इतना तुमको आइडिया है, तुम इतना अपडेटेड हो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है। तो अल्टीमेटली सर इंपॉर्टेंट क्या क्या है? यूलर मेथड इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। सर काफ़ी इंटरेस्टेड हम हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और कौन से मेथड सॉल्व होती है, जिसमें हम लोग को, आपने हमको डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा एक चैप्टर पढ़ा दिया था लंबा चौड़ा, है ना। पूरा लंबा चौड़ा एक चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बताया तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन में कि भाई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सर आपकी वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होती है। ऑब्जर्वेशन मेथड आपने बताया था, होमोजीनियस आपने बताया था, लीनियर डिफरेंशियल था, बर्नौली था, और क्या था, एग्जैक्ट के अंदर आपने 4-5 केसेस समझे पढ़ा दिए थे, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाते समय। फिर आपने nth ऑर्डर हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई था, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले, फिर वेरिएबल कोफिशिएंट वाले आपने पढ़ाए। और फिर आपने पता नहीं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लियर आउट फॉर्म बताया, पता नहीं क्या क्या आपने पढ़ा दिया था। अब हम ये देखना चाहते हैं इसमें और कौन सी तरीके तरीके से हो सकती है इक्वेशन सॉल्व, है ना। ये देखेंगे इंटीग्रेशन में, ये दोनों तरीके ट्रेपेजोइडल सिम्पसन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे न्यूटन राफसन इंपॉर्टेंट है एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन सॉल्व करने में। ठीक है, और ये गॉस जैकोबी गॉस सैडल, उम्मीद कर रहे हैं कि कल परसों तक अपना ये 100% खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इंटरपोलेशन तुमको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करते हैं, तो तुमको हमने इंटीग्रेशन के अंदर ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन मेथड बता दिया, और डिफरेंशियल इक्वेशन में यूलर मेथड बता दिया। तो क्या क्या कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है वो तुमको हम बता दे रहे हैं, ताकि तुमको दिक्कत ना हो। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आज टॉपिक है, आज हम लोग बेसिकली सबसे पहले फोकस करने वाले लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डालो और आगे बढ़ना शुरू करो। तो न्यूमेरिकल मेथड हम लोग शुरू कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली में सॉल्व करना है। और हम लोग आज क्लास के अंदर बेसिकली पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसके अंदर हम तुम्हें बेसिकली 2 मेथड पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो शुरू किया जाए भाई, शुरू किया जाए। चलो, तो सबसे पहली स्लाइड आ चुकी है अपने सामने, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। चलो भाई। ये तो बिल्कुल सही बात बोली, 30 साल के इतिहास में 10 क्वेश्चन आए। चलो शुरू करते हैं अब। देखो यार, इसमें डायरेक्ट मेथड और एग्जैक्ट मेथड जो होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट और एग्जैक्ट मेथड जो होते हैं उसमें अपने कई सारे मेथड होते हैं। तुमको हमने फिलहाल एक ही गॉस एलिमिनेशन बता रखा है। अच्छा, डू लिटिल कितने लोगों को मेथड याद है यार? डू लिटिल मेथड पढ़ाया था, याद है? भूल गए हो? हैं? पढ़ाया था हमने, तुमको याद नहीं आ रहा होगा। डू लिटिल मेथड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, चलो हम सही कर देते हैं।
डुअल मेथड में तुमको याद करो, हमने मैट्रिक्स को डिकम्पोज करना सिखाया था, पता नहीं तुम लोग को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डुअल मेथड में हमने तुमको मैट्रिक्स को डिकम्पोज करना सिखाया था, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना तो तुमको याद आ जाएगा, ठीक है, कुछ बहुत टफ नहीं था इसमें अंदर, ठीक है। क्राउड मेथड बहुत ईजी होता है। डुअल में सर क्या था ना, आपका जैसे मैट्रिक्स का सिस्टम हुआ करता था, मैट्रिक्स का सिस्टम हुआ करता था ए एक्स इक्वल टू बी करके, ठीक है। तो आप इस ए मैट्रिक्स को एल इंटू यू में तोड़ देते थे, डिकम्पोज कर देते। हाँ, डिकम्पोजिशन में 100% पढ़ा रखा है क्लास के अंदर, अब तुम्हें याद आए चाहे ना आए वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते थे, जो यू एक्स था इसको तोड़ के हम इसमें यू एक्स को वाई मान लेते थे। सो पहले हम सबसे पहले वाई ढूंढते थे सर, है ना, सबसे पहले वाई ढूंढते थे। और यू एक्स को क्योंकि हमने वाई माना हुआ है, एक बार मुझे वाई मिल गया, एल और यू तो हमने पहले ही निकाल रखा है, यू एक्स को हमने वाई माना, यू एक्स को हमने क्या माना, वाई मान लिया, तो एल वाई इक्वल टू बी आ गया, पहले वाई निकाल लो, फिर वाई को यहाँ रख के यू यहाँ रख के एक्स निकाल लो, तो अल्टीमेटली तुमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये मेथड कितने लोगों को याद आ रहा है यार, एक बार यस बताना, है ना। हाँ, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते थे, बिल्कुल सही। लोअर और अपर, चलो याद है तुमको, मतलब बढ़िया है, अच्छी बात, तुमको याद है थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब देखो ऐसा है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं यार, हमने बहुत सारे मेथड, अब गॉस एलिमिनेशन और डू लिटिल तो आपने हमको क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है। क्राउड मेथड आपने नहीं पढ़ाया। और मेथड होते हैं, क्रैमर्स रूल होता है, डिटरमिनेंट वाला मेथड होता है, मार्टिन्स रूल होता है, मार्टिन्स मेथड होता है, कई सारे मेथड हैं, ठीक है। तुमको दे दो तो हमने क्लास में पढ़ा दिया। ये हमारे एग्जैक्ट मेथड है बेटा, लिख लो चाहो तो, ये हमारे एग्जैक्ट मेथड है। अगर हमसे कोई बोलता है डू लिटिल या गॉस एलिमिनेशन कैसे मेथड है, तो हम बोलेंगे एग्जैक्ट मेथड है, इससे हमारा एग्जैक्टली आंसर एक बार में निकल के आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं इटरेटिव मेथड्स या न्यूमेरिकल मेथड्स कौन से होते हैं, ठीक है। हम आज बात करने वाले हैं इटरेटिव मेथड्स और इटरेटिव मेथड्स बोल दो या इनको न्यूमेरिकल मेथड्स बोल दो, ठीक है। तो यही दोनों हम लोग को पढ़ने हैं बेसिकली। तो हेडिंग डालना शुरू करो। डायरेक्ट मेथड से मुझे कोई मतलब रहा नहीं सर, अब मुझे अप्रोक्सीमेट मतलब से, अप्रोक्सीमेट मेथड से मतलब है, इटरेटिव मेथड से मतलब है, ठीक है। तो पहला अपना सर जो मेथड है वो है गॉस जैकोबी। दो मेथड इसके अंदर पढ़ेंगे, एक है गॉस जैकोबी और एक है गॉस साइडल, ठीक है। एक नोट डालेना अपनी कॉपी में कि जो इटरेटिव मेथड्स हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, ठीक है, वो एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ डायगनली डोमिनेंट सिस्टम में। ये डायगनली डोमिनेंट सिस्टम क्या होता है, पहले जरा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, तुम पहले हेडिंग डालो कि न्यूमेरिकल मेथड हमको दो मेथड पढ़ना है, एक गॉस जैकोबी मेथड पढ़ना है, एक गॉस जैकोबी मेथड पढ़ना है और एक गॉस साइडल मेथड पढ़ना है। बहुत ईजी है, हमने डीबीबी के अंदर इसके लगभग 8 क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो मुझसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अभी हम तुमको क्वेश्चन दो करवा देंगे, एक क्वेश्चन इस पे एक क्वेश्चन इस पे करवाएंगे, तो पूरा क्लियर हो जाएगा क्या होता है ये मेथड, कैसे आंसर आता है वो जरा बताइए, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही मेथड पढ़ने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि हमारा डायगनली डोमिनेंट सिस्टम क्या होता है सर, है ना। हमें ये समझना पड़ेगा, रुको एक मिनट, कि डायगनली डोमिनेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज डायगनली डोमिनेंट सिस्टम, ठीक है। अब पहले तो सिस्टम दिखाइए, लिख लिया इतना नाम, नोट डाल दिया। अब बात करना पड़ेगा डायगनली डोमिनेंट सिस्टम क्या है, ठीक है। सर मैट्रिक्स नहीं किए हैं, जब ज्वाइन किए थे तब ये चैप्टर हो गया था, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जो हम देखो, अब तुम पुरानी चीज़ें तो वहीं तब पढ़ लेना, ठीक है। अब तुम नई चीज़ों पर ध्यान दो, अभी जो तुमको हम बताएंगे वो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं को उसमें लिंक नहीं है, ठीक है। चलो दो नाम तो लिख लिए होंगे। अब जरा बता दीजिए सर कि जो आपने न्यूमेरिकल मेथड बताए हैं ये एप्लीकेबल डायगोनल डोमिनेंट सिस्टम। अब मेरे अंदर सर ये जिज्ञासा आ चुकी है कि मुझे सर पता चल जाए कि डायगोनल डोमिनेंट सिस्टम होता क्या है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे डायगोनल डोमिनेंट सिस्टम में क्या होता है कि जैसे मान लो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन अपने पास है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो हम इक्वेशन ले रहे हैं 3, तो उसमें देखो पहली इक्वेशन में ऐसा होना चाहिए सर कि जो पहली इक्वेशन है उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है, दूसरी इक्वेशन के अंदर जो वाई का कोफिशिएंट है, और जो तीसरी इक्वेशन है उसमें जो जेड का कोफिशिएंट है। सुनना बहुत ध्यान से, बात हमारी सुन रहे हो ना कि सो गए हो। सर क्या बोल रहे हैं आप, 3 इक्वेशन अपने पास यहाँ पे हमको दिखाई दे रही हैं, इन तीनों इक्वेशन के अंदर सर क्या बोल रहे हैं, पहली इक्वेशन में सर एक्स का कोफिशिएंट, भाई अपनी जो लीनियर इक्वेशन है वो ऐसे ही तो होंगी, हमने आपने यहाँ पे सर 3 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन ले रखी है ना। तो ये आप सिंपल सी बात बता रहे हैं हमको। अब पहली इक्वेशन में सर एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों कोफिशिएंट्स, बाकी दोनों कोफिशिएंट के सम से ज्यादा है। मैग्नीट्यूड देखो लेना है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं यार, तो ज्यादा समझ में आएगा, एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल आगे लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया, तुम बताओ ये डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम है कि नहीं। देखिए सर क्या आपने कंडीशन क्या बोली कि आपकी पहली लाइन में एक्स का कोफिशिएंट, दूसरी लाइन में वाई का कोफिशिएंट, तीसरी लाइन में जेड का कोफिशिएंट। सुनो जरा कान खोल के, पहली लाइन में एक्स का कोफिशिएंट, दूसरी लाइन में यहाँ पे वो लगा हुआ है, दूसरी लाइन में वाई कोफिशिएंट, और तीसरी लाइन में जेड का कोफिशिएंट जो होगा वो बाकी दोनों के सम से ज्यादा होगा। ऐसे ये वाला बाकी दोनों के कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होगा, है ना। मतलब अगर आपने सर क्या करा, अब देखो तुम यहाँ पे देखो, अच्छा तुम हमको बताओ
क्या वो कंडीशन जो आपने वहां बताई वो यहाँ वैलिड है? एक बार जरा देख के बताओ हमें, यस और नो सब लोग कमेंट करेंगे। सब लोग जरा देखो यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बाकी दोनों कोफिशिएंट्स के सम से ज्यादा या बराबर है? बराबर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर भी चल जाता है लगभग लगभग, कोई इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है ये, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है सर, 4 देखिए मतलब बड़ा होना चाहिए अल्टीमेटली। ठीक है, 4 आपका देखिए 1 + 3 से बराबर या ज्यादा है। फिर देखिए 5 सेकंड नंबर में, वाई 5 है ना, 5 आपका देखिए 1 और 1 से मिला के 2 से ज्यादा है। फिर थर्ड में आप जेड का क्वेश्चन देखिए 8। ठीक है, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ सर आपका 8। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो 8 है सर, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये आपका 2 + 1 से ज्यादा है। ये आपका -1 को तुम मैग्नीट्यूड ले लोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपका सर ये डायगनली डोमिनेंट सिस्टम है। डायगनली डोमिनेंट का मतलब क्या है? डायगनली डोमिनेंट का मतलब क्या है कि आपकी जो डायगनल्स के नंबर हैं सर वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, ये बात समझो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है यार, थोड़ा समझने की कोशिश करना, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन मान लो ऐसे लिखा होता, मान लो उन्होंने ये वाली इक्वेशन x + 5y + जेड जो दूसरी इक्वेशन है, ये जो दूसरी इक्वेशन है मान लो पहले नंबर पे लिख दी होती। मान लो क्वेश्चन ऐसे लिख के आया होता। ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसे लिख के आया होता तो हम लोग अपने दिमाग से क्या करते, हम लोग का दिमाग होता देखिए सर, अब क्या है ना, अब देखिए सर यहाँ पे पहली इक्वेशन है सर वाई का क्वेश्चन सबसे बड़ा है, दूसरी इक्वेशन देखिए एक्स का क्वेश्चन सबसे बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, वो दिमाग लगाते, हम इस इक्वेशन को पहले लिख देते और उस इक्वेशन को बाद में लिख देते। बात समझ में आ रही है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो जेड का क्वेश्चन सबसे ज्यादा तो यही लिख दो, क्या पता भाई ये वाली इक्वेशन पहले लिखी होती तो तुम उसको तीसरे नंबर पर लेके लिखते, लेकिन तुम ऐसा लिखोगे, तुम्हारा सिस्टम क्या है, तुम उसको ऐसा लिखना शुरू करोगे, तुम उसको ऐसा लिखोगे सर, बताइए कैसा लिखेंगे? हम उसको ऐसा लिखेंगे सर, हम उसको सर ऐसा लिख देंगे सर कि हमारा पहली जो इक्वेशन हो उसमें एक्स सबसे बड़ा हो, एक्स का कोफिशिएंट, दूसरी जो इक्वेशन हो उसमें सर वाई का कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो, और जो तीसरी इक्वेशन हो सर उसमें जेड का कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो। बात समझ में आ रही है? बताओ क्या हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक दो थोड़े छोटे छोटे तुमको एग्जांपल बताते हैं तो तुमको डायनेमिक डोमेन सिस्टम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर बता दीजिएगा, बता दीजिएगा एक दो एग्जांपल तो बता ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ये तो सिस्टम डायनेमिक डोमेन हो गया। अच्छा तुम पहले तो नोट कर लो यार, पहले नोट कर लो चाहो तो कि डायगोनल एलिमेंट सिस्टम होता क्या है, और डायगोनल एलिमेंट सिस्टम जब होगा तभी तुम ये मेथड्स अप्लाई कर पाओगे, पहली बात। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट सिस्टम होगा तभी तुम ये अप्लाई कर पाओगे। तुम इसको लिख लो पहले, फिर बताओ एक क्वेश्चन करें, एक बार जब लिख लेंगे तो यस करेंगे। हम्म, ठीक है, सुनो भाई, एक हम तुमको एग्जांपल देखते हैं, तुम उसको आगे पीछे कर पा रहे हो कि नहीं ये थोड़ा समझते हैं। लिख लिया? लिख लिया ना ये सिस्टम, डायगोनल एलिमेंट सिस्टम क्या है? एक एग्जांपल दे रहे हैं जरा हम, अब तुम इसको जरा कन्वर्ट करो। एक एग्जांपल तुमको हम दे रहे हैं यहाँ पे, तुम पहले तो बताओ कि ये सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं है। बहुत इजी बात है, बहुत इजी बात है ये, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। -17 यहाँ पे हो गया, फिर हमारा x -2y -6z = 14 हो गया, और x + 6y = 4 हो गया, =4। तीन इक्वेशन हम लोग को दी गई, चलो लिखिए। अब तुम बताओ ये सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं, या इसमें कैसे इसको अरेंज करना पड़ेगा, तुम्हें इसको अरेंज करना है। तो उनको बताओ पहली इक्वेशन कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी होगी, बताओ, कमेंट करो फटाफट। बेटा एक्सपोजर अभी हाई हो जाएगा थोड़ा सा, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो अभी सही हो जाएगा, थोड़ी देर में टेंशन मत लो। सीएससी में बेटा ये टॉपिक नहीं है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है सिस्टम में, ये सिस्टम अभी डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, आप अगर डायगोनल्स को देखें सबसे बड़े नंबर्स आपको नहीं मिल रहे हैं। अभी डायगोनल से देखेंगे तो आपको 9, 2 और जेड में 0 मिल रहा है, जेड यहाँ पे है नहीं लिखा, सबको दिख रहा है ना, जेड नहीं लिखा है। इसको तुम बल्कि ऐसे लिख लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, = क्या लिखा था, 4 लिखा था, यहाँ पे तो अपना 0 कर लो, 0 जेड। तो देखो यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ पे 0 मिल रहा है। देखो तुम खुद देख सकते हो इस पूरी रो में वाई का क्वेश्चन सबसे बड़ा नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे बताओ, किन दो इक्वेशन को चेंज कर देंगे, बता दो। हम किन दो इक्वेशन, देखो बहुत अच्छे सही बोल रहे हैं, हम सेकंड और थर्ड को चेंज कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बोला।
सेकंड थर्ड को चेंज करते अपना मामला एकदम बढ़िया हो जाएगा। इसको ऐसे चेंज कर देंगे सर हम लोग पहली इक्वेशन 9x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल टू माइनस, पहली इक्वेशन पहली रहने देंगे, ठीक है। इसको ऊपर ले आएंगे, बिल्कुल सही बोला यार तुमने, इतना तुम समझ गए तो बस बात खत्म, इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं जानना है। फिर हम लोग अब सीधे सीधे मेथड पे चलते हैं, ठीक है। x माइनस 2y माइनस 6z इक्वल टू 14। तो अब सर देखिए मामला बढ़िया हो गया। यहाँ पे सर पहली इक्वेशन में सर x का क्वेश्चन सबसे बड़ा है, दूसरी इक्वेशन में सर y का क्वेश्चन सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में y का क्वेश्चन बड़ा और तीसरी इक्वेशन में सर अपना z का क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। देखो ना इस पूरे में 6 जो है वो 2+1 से ज़्यादा है, यहाँ 6 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे अपना जो 9 है वो 4 और +1 से ज़्यादा है, ठीक है। अब ये हमारा सिस्टम कैसा हो गया सर, अब हम ये बोल सकते हैं कि मेरा सिस्टम यहाँ पे कैसा हो गया, डायगनली डोमिनेंट हो गया है। अब हम बोल सकते हैं सिस्टम मेरा कैसा है, यहाँ पे डायगनली डोमिनेंट है। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं सिस्टम मेरा कैसा है, डायगनली डोमिनेंट है। तो तुम ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स मिलेगा 3 वेरिएबल्स वाला, तो तुम उसको डायगनली डोमिनेंट में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। एक जस्ट एन एग्जांपल लिया है। अब हम एक काम करते हैं, तुमको दोनों मेथड पढ़ाना शुरू करते हैं कि भाई हमारे दोनों मेथड कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, सबसे पहले हेडिंग डाल दो यहाँ पे कौन सा मेथड, गॉस जैकोबी मेथड। सभी लोग कॉपी में हेडिंग डालो, कन्वर्ट तुम कर ही लोगे, लिख लिया होगा तुमने, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालो गॉस जैकोबी मेथड, पढ़ा जाए इसको बहुत बढ़िया तरीके से। आसान मेथड है, एकदम आसान मेथड है, कुछ इसमें नहीं करना होता है। देखो यार हम लोग को क्या है, गॉस जैकोबी मेथड अगर हम लोग को करना है सॉल्व, ठीक है। हाँ साइन वाइन नहीं देखना है, साइन नहीं देखना ना बेटा, ये देखो एब्सोल्यूट यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ देखो एब्सोल्यूट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो ये सिस्टम हमारा डायगोनल नोड सिस्टम है, हमें एब्सोल्यूट से मतलब है बस, ठीक है, हमें साइन वाइन से कोई मतलब नहीं है। अब देखो तुम जब पहली चीज रूल समझो, हमेशा तुम सबसे पहले क्या करोगे, अपने सिस्टम को डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम बनाओगे, ठीक है। फिर गॉस जैकोबी मेथड के अंदर हम लोग एक्स वाई जेड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड, हम यहाँ पे एक्स वाई जेड को सॉल्व करेंगे, लेकिन हम एक्स के लिए सर अपनी पहली इक्वेशन यूज करेंगे, वाई के लिए दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे, जेड के लिए तीसरी इक्वेशन यूज करेंगे। सर हम एक्स उसी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे जिसमें कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, ठीक है। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अपना सिस्टम क्या है, जनरल सिस्टम आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी D1 माइनस दिस अपॉन A11, ठीक है। अगर तुम पहली सर एक्स की इक्वेशन लिखो, अगर तुम पहले से एक्स की इक्वेशन लिखो तो क्या आ जाएगी, D1 माइनस, पीछे देखो, D1 माइनस A12y A13z A12y A13z और A11 x का क्वेश्चन A11 नीचे आ जाएगा, A11 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम यहाँ से y देखिए सर, जिसमें सर ये जो A11 सबसे बड़ा नंबर था वही आप यहाँ नीचे लेके, अब जैसे y है तो y आप दूसरी इक्वेशन से लिखेंगे, यहाँ पे B12 सबसे बड़ा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, D2 माइनस दिस आप यहाँ पे क्या करेंगे, D2 माइनस B11x माइनस B13z, और यहाँ पे जो डायगोनल पे कोफिशिएंट था B22 वो आप यहाँ पे नीचे ले आएंगे। सेम कहानी यही करेंगे, यहाँ पे हमारा जो थर्ड कोफिशिएंट C3 थी वो नीचे आ जाएगा, और बाकी आप जो है जो दोनों कोफिशिएंट हैं x और y वाले, C11x C12 नहीं C11 है क्या है, C12y, वो आप यहाँ पे इस तरह से इधर ले आके लिख देंगे, है ना। हाँ यही है, z लिखना है हमको, तो D3 माइनस दिस अपॉन C13, इस तरह से तीनों इक्वेशन आप लिख डालेंगे, ठीक है। ये C कितना है, 1 2 एक सेकंड रुक जाओ, अच्छा 1 2 1 3 लिख रखा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 और 1 3 कर देते हैं, जो लिखा है वही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1 2 और 1 3 कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्स वाई जेड को लिख लेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आप ये बोलना चाह रहे हैं हम सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड को, लेकिन हम सर एक्स वाई जेड में वही वैल्यूज लिखेंगे जिनके कोफिशिएंट्स लार्जर हैं, हुज कोफिशिएंट्स आर लार्जर, हुज कोफिशिएंट्स आर लार्जर, ठीक है। एक्स वाई जेड में हम उन्हीं की वैल्यूज लिखेंगे इक्वल करके जिनमें उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे सर, लार्जर होंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड हुज कोफिशिएंट्स आर लार्जर इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स, इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स। अब सर आगे क्या करें, इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स आगे क्या करें जरा वो बता दीजिए। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन को ऐसे लिखा, अब क्या करना है ये हम समझ गए। सर आपने बोला x में जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है उसको सॉल्व कर लो और अदर कोफिशिएंट्स अदर टर्म्स में लिख दो, अदर वेरिएबल्स के टर्म्स में y और z। यहाँ तुमने y जो है x और z के टर्म्स में लिख दिया, यहाँ z तुमने x और y के टर्म्स में लिख दिया, तो हमने तीन इक्वेशन अपनी बना ली। अब देखो हम लोग यहाँ पे इटरेशन करेंगे कैसे, ठीक है। हम लोग देखिए क्या करेंगे सर, हमेशा शुरू करेंगे इनिशियल वैल्यू मान के, हम तुक्का लगाते हैं स्टार्टिंग में मान के चलते हैं।
देखो यार एक बात समझो, हमारे पास मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, हमें उसका आंसर नहीं पता, अल्टीमेटली मुझे सॉल्व करना है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या क्या होगी सर, है ना। मुझे सॉल्व करना है एक्स और जेड की वैल्यू क्या क्या होगी, लेकिन मुझे पता है नहीं, तो मैं तुक्का मारूंगा, इनिशियली अज्यूम कर लूंगा कि चलो एक्स वाई जेड की वैल्यू मान लो 1 1 1 है, स्टार्टिंग करते हैं, फिर धीमे धीमे जब रिपीट करते जाएंगे तो क्या पता सही आंसर मिल जाए हमें, है ना। लेकिन जनरली अगर मान लो तुम्हें इनिशियली क्वेश्चन में कभी नहीं दे रहा है, मान लो कभी तुम्हें क्वेश्चन में नहीं बोलता है कि भाई स्टार्टिंग वैल्यूज ये मानो, तो अगर तुम्हें मान लो इनिशियल वैल्यूज उन्होंने नहीं दी, इन एब्सेंस ऑफ इनिशियल वैल्यूज, वो तुम्हें नहीं बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग यहाँ से करो, मान लो तुम्हें इनिशियल वैल्यूज नहीं दी उन्होंने, तो इन एब्सेंस ऑफ इनिशियल वैल्यूज हमें क्या करना है, इन एब्सेंस ऑफ इनिशियल वैल्यूज, इन एब्सेंस ऑफ इनिशियल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, हम लोग जो है स्टार्टिंग वैल्यूज को जीरो मान लेंगे। ठीक है, हम स्टार्टिंग में तीनों वैल्यूज को क्या मान लेंगे, जनरली हम लोग क्या करते हैं 0 0 0 लेते हैं। ठीक है, जैसे डीबीपी में तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो उसमें तुम ये देखोगे कि सारे क्वेश्चन हमने तुमको जीरो लेके रखे हुए हैं, स्टार्टिंग में हर वैल्यू हमने जीरो रखी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में, ठीक है, हाँ ठीक है, मान लो, हाँ सुनते चलो, अगर हमको मान लीजिए स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ दे दिया है, मान लो एक्स की वैल्यू 1 दिया है उन्होंने बोला है, वाई की वैल्यू उन्होंने 2 दिया है, जेड की वैल्यू 3 दिया है, और बोल रहे हैं यहाँ से शुरू करो, तो तुम यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तुम मेथड लिख लो, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। गॉस जैकोबी मेथड अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देखो तो तुमको क्लियर होगा यहाँ पे। चलो भाई एग्जाम्पल देखा जाए, क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, अगर स्टेप बाय स्टेप देखें हम लोग, स्टेप बाय स्टेप देखें क्वेश्चन यहाँ पे, चलो सॉल्व करते हैं तो क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या बोला, हम देखिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा बहुत ईजिली, एक बार में तुमको समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब ध्यान दो, देखो पहले सिस्टम सबसे पहले चेक करो कि क्या यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट और यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, बताओ। है ना, है ना, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ बेटा प्रोवाइड कर देंगे अंकित, आज हो जाएगा 100%। आंसर तो हम उसमें दिया ही हुआ है फिलहाल। चलिए डायरेक्ट सिस्टम, अब जरा इससे एक्स की वैल्यू लिखिए, तो हम अगर पहले क्वेश्चन इसको देखें और हम यहाँ से एक्स की वैल्यू को लिखना शुरू करें, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ बेटा। सर यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस वाई माइनस 3 जेड, और ये 1/4 आ जाएगा। इजी है एकदम, बहुत आसान सी बात है। तुम यहाँ से एक्स लिख लोगे, फिर लिखो वाई, ठीक है, फिर लिखो यहाँ से वाई की वैल्यू। वाई क्या हो जाएगा सर, 14 माइनस एक्स जाएगा इधर, जेड जाएगा इधर, समझते चलो बहुत ईजी है, और ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे जेड, फिर जेड लिखेंगे, जेड क्या हो जाएगा सर 12 -2 एक्स और प्लस वाई इधर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, चलो बेटा जब आप कैलकुलेटर उठा लो और जो हम पूछते हैं वो तुम सॉल्व करते जाओ। ठीक है, ट्रायल हम लोग लेना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे सर एक टेबल बनाएंगे बहुत अच्छी सी, उसमें हम लोग अलग अलग ट्रायल्स लेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग ट्रायल्स लेना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रायल्स लेना शुरू करते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे लेंगे। ठीक है, चलो ट्रायल्स लेते हैं, देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, जितने मन करे तुम उतने ट्रायल्स ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अपने ऊपर है भाई। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रायल्स। ठीक है, हम लेटेस्ट अज्यूम, चलो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू लिखी, यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू लिखी, और यहाँ पे हमने जेड की वैल्यू लिखी। ठीक है, और इनिशियली हमने अज्यूम करा, इनिशियली हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि भाई एक्स भी जीरो है सर, वाई भी जीरो है और जेड भी जीरो है, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपका कुछ बोल नहीं रहा है मुझे एक्स वाई जेड की। देखो एक बात समझो, अगर तुम एक्स को जीरो, वाई को जीरो, जेड को जीरो करोगे तो 17 तो कभी नहीं आने वाला, 17 कभी ना। तो आपने बस एक अज्यूम कर लिया, तुक्का मार लिया कि भाई चलो ये है तो है, ठीक है कोई बात नहीं भाई, देखा जाएगा जो भी आएगा अपना देख लिया जाएगा। ठीक है, हमें नहीं मतलब उससे भी। तो सर आपने यहाँ पे क्या करा, स्टार्टिंग में अज्यूम कर लिया, स्टार्टिंग में सर आपने यहाँ पे क्या करा, अज्यूम कर लिया है, और एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू को भी क्या मान लिया आपने, अपने तीनों की वैल्यू को आपने क्या मान लिया, 1 मान लिया है। ठीक है, अभी आपने तीनों की वैल्यू को क्या मान लिया यहाँ पे, 1 मान लिया है। चलो तो ये हमने अज्यूम कर लिया, आगे बढ़ते हैं।
अब ट्रायल्स शुरू करते हैं लेना हम लोग, एक एक करके ट्रायल्स किया जाए। सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्रायल नंबर 1। अब इसमें हम लोग को बार बार तुक्का लगाना है और देखते हैं क्या क्या आंसर्स अपने आएंगे। फिर हम लोग ट्रायल नंबर 2 करेंगे, फिर ऐसे ही ट्रायल नंबर 3 करेंगे। इस तरह से ट्रायल्स अपने हम लोग लेते चले जाएंगे, ठीक है। फिर ट्रायल 3 करेंगे, फिर ट्रायल 4 करेंगे। इस तरह से तुम जितने चाहे उतने ट्रायल्स ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस अब हम सर बात क्या है कि हम कब तक ट्रायल लेते रहेंगे। हम ट्रायल तब तक लेते रहेंगे जब तक अपने को करेक्ट आंसर नहीं मिल जाएगा, जब तक अपने को करेक्ट आंसर नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रायल चलो बस इतने 5 तक जाएंगे, 5 भी बहुत होता है ट्रायल। तो स्टार्टिंग हमने अज्यूम कर लिया, स्टार्टिंग हमने अज्यूम कर लिया कि एक्स वाई जेड हमारा क्या है, पूरा का पूरा जीरो है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ये अज्यूम कर लिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करना है, कैसे हमें यहाँ पे ट्रायल्स सॉल्व करने हैं, क्या करना है वो जरा बात करते हैं। चलो सभी लोग काम करो, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालो, वाई और जेड को जीरो पुट करो। चलो बताओ, वाई और जेड को मैंने जीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको बोलते हैं x1। सर देखिए हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें अभी क्या है, इनिशियल वैल्यूज़ यहाँ पे आपने मान ली हैं। अब आप x1 y1 z1 निकालेंगे, समझो स्टेप क्या है हमारा। फिर आप क्या करेंगे, एक बार x1 y1 z1 आ गया, फिर आप x2 y2 z2 निकालेंगे। फिर ये वैल्यूज मिल जाएंगी तो आप क्या निकालेंगे, x3 y3 z3। सर कब तक, कब तक सर, दुनिया के अंत तक नहीं। सुनो बात, हम लोग हमेशा नहीं निकालते रहेंगे, हम लोग तब तक हम बताते चलो कब तक निकालेंगे। अभी देखो सॉल्व करो, क्लियर होगा, ठीक है। चलो ये तो सब लोग समझ सकते हो कि तुमने अगर यार वाई और जेड को यहाँ जीरो रखा तो एक्स मेरा 17/4 आएगा। हम कमेंट में देख पा रहे हैं, तुम लोग कमेंट सही बता रहे हो एकदम। चलो उसको लिखना शुरू करते हैं। सही बोला, 17/4 आ जाएगा। और अब एक काम करो, जब तुम अब वाई तुम्हें निकालना है तो एक्स और जेड को जीरो करो। इस इनिशियली तुमने जो वैल्यूज मानी है उनका यूज करो, एक्स और जेड को जीरो जीरो कर दो यहाँ। तो ये 14/5 आ जाएगा। और यहाँ पे जब तुम एक्स और वाई को जीरो कर दोगे तो जेड तुम्हारा 12/8 आ जाएगा। 12/8 तो तुमको पता ही है, 12/8 तुम लिख सकते हो, 12/8 को 3/2 लिख सकते हैं ना। ये पहली वैल्यूज आ गई यार अपनी, ये पहली वैल्यूज आ गई। बताओ ट्रायल 1 कंप्लीट है। स्टार्टिंग तुमने 0 0 0 से करी थी, तुमने तुक्का मारा, तुमने बोला 0 0 लेते हैं, चलो आगे देखेंगे क्या होगा, जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है। हाँ 17/4 4.2 जो हम बता रहे हैं उसको सुनो, ठीक है। तो ये अपना 2.8 आ रहा है, तुम लोग बोल रहे हो, ठीक है। हम्म, ठीक है, सही है। बताओ पहला ट्रायल 1 कंप्लीट है। लेकिन आप सर देखिए, जब आपने पहला ट्रायल लगाया, बहुत ध्यान से हमको समझना है, हमको 3 इक्वेशन सर यहाँ मिली थी। लेकिन जब आपने पहला ट्रायल लगाया तो हमने ये ध्यान दिया कि आपने जब पहला ट्रायल, जैसे देखो बात समझो फ़र्क क्या है इस मेथड में और अगले मेथड में, फ़र्क क्या होगा हम तुमको समझा दे रहे हैं यहीं पे, आगे फिर समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर, आपने जब x लिखा तो आपके पास अभी y और z की ये वैल्यू है। फिर जब आप y निकालेंगे, देखिए अब आपकी, जब आपने y और z को यूज़ किया तो x की वैल्यू तो मिल गई। लेकिन जब आप अगला y निकालेंगे तो आपके पास x की एक नई वैल्यू आ चुकी है। लेकिन फिर भी आप पुरानी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज स्टार्टिंग में लिखी हुई वही वैल्यूज़ का आप यूज़ करके यहाँ पे तीनों x y z निकालेंगे। लेकिन कहीं आपने अगर लेटेस्ट वैल्यूज़ यूज़ करना शुरू कर दिया, कहीं आपने अगर लेटेस्ट वैल्यूज़ यूज़ करना शुरू कर दिया तो वो गॉस सैडल मेथड बन जाएगा और उससे आंसर जल्दी भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने y जब निकाला तो y में आपने x और z कौन सा यूज़ किया, ये वाला। लेकिन जब आप ये वाला y निकाल रहे हैं तो आप खुद बताइए, x आ चुका है तो आप पुराना x क्यों यूज़ कर रहे हैं। जब आप y निकालने जा रहे हैं सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे आपने x को जीरो और z को जीरो क्यों करा। आप x की लेटेस्ट वैल्यू भी यूज़ कर सकते थे ना यार, बताओ। हम x की लेटेस्ट वैल्यू यूज़ कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। तो हम जब यहाँ पे y निकालने जा रहे हैं तो हम x की लेटेस्ट वैल्यू 17/4 और z की जो लेटेस्ट वैल्यू चल रही है जीरो, वो यूज़ कर सकते थे। अब जब तुम z निकालने जाओगे तो देखो y, x और y तुम्हें लेटेस्ट दो मिल चुके हैं कि नहीं। तो तुम z लेटेस्ट अगर यूज़ करके निकालते हो तो वो गॉस साइडल है। लेकिन अगर पुरानी 0 0 यूज़ करके निकाल रहे हो तो वो हमारा गॉस जैकोबी जो तुम पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग लेटेस्ट वैल्यूज़ नहीं, अभी हम लोग इनिशियल वैल्यूज जो पिछली ईयर दी गई वो लेके चल रहे हैं बस। अभी नई वैल्यूज वो हम अलग से बता देंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सर ट्रायल 2 में चलते हैं। ट्रायल 2 में क्या, अब क्या है, ये हमारा इनिशियल बन जाएगा। अब हमारा ये इनिशियल बन जाएगा, ठीक है। पहले सर ये इनिशियल था, अब ये इनिशियल बन जाएगा। तो अब ये जब इनिशियल बन जाएगा तो क्या करेंगे सर, देखिए बहुत सिंपल है, ट्रायल 2 अगर में लेना है तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से इक्वेशन रखेंगे। लेकिन अगर हमको अब x2 निकाल, देखिए सर पहले x1 y1 z1 निकालना था तो हमने यहाँ पे सारा का सारा 0 0 0 0 0 रखा। बात समझ रहे हो, समझो बात, ठीक है सर। लेकिन अब जब हमें सेकंड सेकंड निकालने हैं, अब सर जब हमें सेकंड सेकंड निकालने हैं तो तुम समझो, यहाँ पे हम सब जगह 1 1 y1 z1 x1 z1 x1 y1 रखेंगे। तो बताओ x2 क्या आ जाएगा, y1 z1 कितना है। सर y1 z1 यहाँ लिखा हुआ है, जरा यहाँ रखो बेटा और बताओ x2 कितना आ रहा है। हम वेट कर रहे हैं, बताओ कितना आएगा x2, बताओ हमारा यहाँ पे x2 कितना आएगा, कमेंट करके बताओ भाई जल्दी से। सर आप y1 z1 रखिए, 14/5 3/2 रखिए, बताइए कितना आ रहा है, कमेंट करो जल्दी से, सॉल्व करो। फिर ऐसे ही y2 निकालो, x1 z1 रखिए, ये x1 है ये z1 है, और यहाँ x1 y1 रखो, ये x1 है ये y1 है, तो z2 मिल जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, तीनों चीज़ें सॉल्व करेंगे अगर हम लोग।
और बहुत हिम्मत से रखेंगे तो यहाँ पे y1 z1 मतलब ये दोनों वैल्यूज रखेंगे y1 और z1 की, तो ये जो x2 आ रहा है ये आ रहा है 97/40। 97/40 आ रहा है यार, हाँ बिल्कुल सही, देखो आलम ने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, फिर अब तुम यहाँ पे y के लिए निकालो। y की जब निकालेंगे तो बताओ, हम y निकालते समय x और z की जो वैल्यू लेंगे वो इनिशियल वैल्यूज लेंगे। ठीक है, वाई एक्स और जेड की, ये x1 और ये, हम x की अभी नई वाली वैल्यू नहीं लेंगे, x की अभी नई वैल्यू x2 नहीं ले लेंगे। ठीक है, हम y2 कैलकुलेट करते समय ये दोनों 1 रखेंगे, x2 नहीं लेंगे, इनिशियल वैल्यू जो थी वही लेंगे। ठीक है, चलो रख दो। कितना आ रहा है, हमने x रखा 17/4, z हमने रखा 3/2, तो y की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ रही है वो आ रही है 33/20। 33/20 आ रही है। और यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू रखी 17/4 और y की वैल्यू 14/5 रखी, तो z हमारा निकल के आ रहा है कितना, हाँ z कितना निकल के आ रहा है, z हमारा कितना निकल के आ रहा है, ठीक है z हमारा कितना निकल के आ रहा है, 63/80 निकल के आ रहा है। ठीक है, 63/80 निकल के आ रहा है। ट्रायल 2 कंप्लीट हो गया। सर हमको ठीक है, समझ में आ रहा है सब बहुत अच्छे से, बस इतना एक बता दीजिए कब तक चलेगा ये कब तक है, करते ही रहेंगे क्या जब तक हमारा 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 जान ना निकल जाए। 33/20 आ रहा है। चलो भाई अगला ट्रायल लेते हैं। अब सर क्या है, आपको थर्ड वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, देखिए अपनी पहली वैल्यूज, पहला सेट निकल चुका है, दूसरा सेट, अच्छा पहला तो आपने अज्यूम किया था, दूसरा सेट यहाँ निकाल लिया हमने। ठीक है, इनिशियल सेट तो हमने अज्यूम कर रखा था, उससे कुछ करना नहीं हमें। पहला सेट वैल्यूज, दूसरी सेट वैल्यू, अब तीसरी सेट पे चलते हैं, तीसरे सेट ऑफ वैल्यूज पे चलते हैं। ठीक है, तो हमें x3 y3 z3 निकालना है, लेकिन हमको ये वन सेकंड सेकंड यूज़ करने पड़ेंगे। ये सारे सेकंड सेकंड यूज़ करेंगे, सेकंड सेकंड वैल्यूज, समझ में आ रहा है। तो चलो x3 निकालने के लिए y2 z2 को ये दोनों रखो, ये y2 रखो, ये z2 रखो, कितना आ रहा है देखो, ये y2 रखो, z2 रखो, कितना आ रहा है देखो, y2 रखा, z2 रखा, तो कितना आ रहा है हम लोग को। अब पॉइंट में चलो लिखते हैं, है ना, फ्रैक्शन में हमेशा नहीं लिख पाएंगे हम लोग, अब पॉइंट में लिखना शुरू करते हैं। हाँ सीएससी वालों के लिए नहीं है, ठीक है, नहीं है ऑब्वियसली, तो ये अपना हो जाएगा 3.25। ठीक है, 3.25 आएगा। जब तुम y को यहाँ पे 33/20 रखोगे और z को तुम 60/80 रखोगे, तो x हमारा पहली इक्वेशन से 3.25 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन में चलो, x और z को कितना रखना है, सर x यहाँ पे हम 97/40 रखेंगे, z यहाँ पे हम 60/80 रखेंगे, और हमारा y कितना निकल के आ जाएगा बताओ। कमेंट करो भाई, एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लें पूरा, है ना, एक क्वेश्चन तो सर पूरा एक एक का कर ही लें, बाकी तुम अपना प्रैक्टिस कर लेना यार। तुमको डीपी में हमने 8 क्वेश्चन टोटल इन दोनों टॉपिक से मिला के दिए हैं, तो तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। ऐसे सर हम z की तीसरी वैल्यू निकालेंगे, x और y को यहाँ पे 97/40 और y को 30/20 रख देंगे यहाँ पे, तो z हमें मिल जाएगा, और z हमारा में आएगा 1.1, z हमारा आएगा 1.1। ठीक है, तो बहुत इजीली तुम ये सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, हम्म, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ट्रायल 4 में। अब जब हम ट्रायल 4 में चले, अपनी थर्ड सेट आ गया, अब फोर्थ सेट में चलते हैं सर, फोर्थ सेट में। ठीक है, फोर्थ सेट में हम x4 y4 z4 निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 हमको अपना वाई जेड ये सारा 3 3 यूज़ करना पड़ेगा, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 सब 3 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए x4 आपका कैसे निकलेगा सर, x4 आपका कैसे निकलेगा, हमको यहाँ पे y3 z3 यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे 2.16 और यहाँ पे 1.1 यूज़ करो, x निकालो, x4 कितना आ रहा है सर यहाँ से 2.885 आ रहा है, कितना आ रहा है सर ये 2.885 आ रहा है। ठीक है, फिर आप एक काम करिए, एक्स और जेड, एक्स अपना 3.25 रखिए, जेड अपना 1.1 रखिए, तो वाई कितना आ रहा है, हमारा वाई आ रहा है यहाँ पे 1.93, कितना आ रहा है 1.93। और फिर आप यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की जगह 3.25 और वाई की जगह 2.16 रखिए, तो आपको चौथा जेड मिल जाएगा, और वो आ रहा है 0.96। लगभग लगभग यही वैल्यूज तुमको देखने को मिलेंगी, राउंड ऑफ करके तुम देखोगे तो तुम्हें यही वैल्यूज लगभग लगभग मिल जाएंगी। सर हम सब समझ में तो आ रहा है सर, रुकेंगे कब आप, बस इतना बता दीजिए, रुकना कब है। ठीक है, 3 पॉइंट, तुम लोग क्या बता रहे हो यार, 3 पॉइंट ये कौन सा बता रहे हो, जेड जो है 0.97, चलो ठीक है, हाँ अगली बार लगभग राउंड ऑफ करके ही आएगा। फिर चौथे ट्रायल में चलेंगे, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गई है। चौथे ट्रायल की वैल्यूज कुछ गलत आ रही हैं, तुम लोग बता रहे हो चौथे ट्रायल में
चौथे ट्रायल में कुछ गलत आ रहा है। सबके मन में एक सवाल चल रहा है, खत्म कब होगा। एक चौथे ट्रायल में लग रहा है ये 3 पॉइंट। अच्छा ये बताओ जरा, एक बार सॉल्व कर दो, क्या चौथा ट्रायल सही निकाला है? पहला दूसरा तीसरा वैल्यू सही निकाली? एक बार यस लिख देंगे सब लोग। चौथे ट्रायल सही वैल्यूज लिखी है कि नहीं यहाँ पे? कमेंट कर दो यार जरा एक बार। चौथे ट्रायल में हम जब वाई और जेड को ये यूज़ करेंगे, वाई और जेड को जब हमने ये यूज़ किया तो बताओ एक्स की वैल्यू यही आ रही है? एक बार यस लिख दो, एक आदमी लिख दो यस। यही है ना? सेम है, चलो बढ़िया फिर ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे अलग अलग आंसर लिख रहे हैं इसलिए हमने पूछा। ठीक है चलो, यही आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। चलो सही है। अब चौथा पांचवा ट्रायल लेते हैं। पांचवें ट्रायल में सर चौथा अपना खत्म हो गया, पांचवा ट्रायल लेंगे सर, है ना। पांचवें ट्रायल में सर क्या है? वाई और जेड। इससे अच्छा तो सर क्या होता है, क्या है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है। ठीक है अच्छा रुकेंगे, अब देखो तुमको बता देते हैं। अब पांचवें ट्रायल में चलेंगे। पांचवें ट्रायल में जब तुम चलोगे तुम इन सब की वैल्यूज को यूज़ करोगे। वाई और जेड ये रखो, तो ये तुम्हारा आएगा 3.05, 3.05। फिर एक्स और जेड की वैल्यू रखना है यहाँ पे, तुम्हें वाई मिल जाएगा कितना? 2.03। और फिर तुम यहाँ पे लास्ट में एक्स और वाई की ये पुरानी वैल्यूज रखना, और तुम्हें जेड मिल जाएगा कितना? 1.02। ठीक है सर, कब रुकेंगे प्लीज़ अब बता दीजिए। अब बस अब हमारा दिमाग जो है, पेशेंस बस खत्म ही होने वाला है सर। देखिए आप बहुत आगे, पाँच पांच बार इटरेशन आप कर चुके हैं, 5 बार रिपीटिशन कर चुके हैं, अब भी आंसर के आसपास भी आप नहीं पहुंचे ऐसा लग रहा है ना। चलो अगला आंसर निकालोगे, अगली बार जब निकालोगे तो तुम देखो, अब तुम एक बात समझो, तुम देखो ये पूरा आंसर धीमे 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 एक्स की वैल्यू पहुंच का रही है। देखिए 3, 2.8, 3.05। अब लोगे तो तुम्हें 3 मिल जाएगा, ये करोगे 2 मिल जाएगा, ये करोगे 1 मिल जाएगा। और इसके बाद जब तुम जितने भी ट्रायल लोगे, इसके बाद तुम जितने भी ट्रायल्स लोगे तुम्हें उसमें 3 to 1 ही मिलेगा। इसके बाद जो तुम जितने भी ट्रायल लोगे उसमें तुमको 3 to 1 ही मिलेगा। तो देखो हम रुकते कब है तुमको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। हम तब रुकेंगे जब हर बार फिर सेम ही आंसर देने लगे, है ना। यहाँ पे तो भाई 7 ट्रायल में आने अपना आंसर, देखिए 6 ट्रायलों को ही मिला, लगभग 3 to 1 यहाँ पे भी हो गया था, ये 3 to 1 हो गया लगभग। फिर से वही मिलेगा, फिर से वही मिलेगा, फिर से वही मिलेगा। अब बार बार जब मुझे वही मिलने लगेगा सर, बार बार मुझे जब वही मिलने लगेगा तो मेरा आंसर वही हो जाएगा फिक्स, समझ रहे हो। बार बार जब वही मिलने लगेगा, ठीक है। अल्टीमेटली हमको ये बात समझ में आ गई कि हम इसको तब तक रिपीट करेंगे जब हम देखेंगे सर लगभग हम 3 to 1 के आसपास पहुंचेंगे। अब तुम इसको इटरेट करोगे लगभग 3 के आसपास ही तुम देखोगे सब आ रहा है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो अल्टीमेटली तुमको कितने ट्रायल्स लेने पड़ गए यहाँ पे? 6-7 ट्रायल्स यहाँ पे लेने पड़ गए, जो कि बहुत बड़ा काम है, ठीक है। थोड़ा चीज़ें हम लोग ने आसानी से, तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, हम लिख सकते हैं हमारा आंसर क्या हो गया फाइनली। हमारा आंसर फाइनली क्या हो गया? x = 3 है, y = 2 है, z = 1 है। ये इस सिस्टम का सोल्यूशन है, लेकिन बड़ी मेहनत करने के बाद मिला है हमको, ठीक है। ये सिस्टम का सोल्यूशन है जो कि बड़ी मेहनत करने के बाद मिला है। क्लियर है? ठीक है अब चलते हैं अगले मेथड पे। देखो हम यहाँ पे इटरेट तब तक करते रहते हैं, सुनो, हम इटरेशंस रिपीटिशंस तब तक करते रहते हैं जब तक हमको कन्वर्जेंस ना मिले। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि आंसर एक ही तरफ जाने लगे, है ना। अब तुम कितनी बार रिपीट करो तुमको हमेशा 3 to 1 मिल रहा है कि नहीं। हाँ बेटा, आज हम प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो सेकेंड मेथड बात कर लेते हैं अब जरा। अब सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं। सेकेंड मेथड जो हमारा है सर, जो हमारा सेकेंड मेथड है उसको हम बोलते हैं गॉस साइडल मेथड, ठीक है। उसको बोलते हैं गॉस साइडल मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है वो भी, उसमें भी कुछ बहुत टफ नहीं है। देखो दो ही पढ़ने हैं सर, एक एक तो आपका गॉस जैकोबी हो गया, एक तो आपका गॉस जैको। इसमें आपने सर हमको सिंपल सा स्टेप बता दिया था कि अगर इनिशियल वैल्यूज तुमको नहीं दी गई हैं तो आप 0 0 0 लीजिए, नहीं दी, अगर दिया गया तो वहां से शुरू करिए। बस आप तब तक क्या इटरेशंस करते रहिए जब तक कन्वर्जेंस ना मिल जाए, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे, देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें अगर तुम स्टेप लिखो तो स्टेप्स अगर तुम लिखना चाहो तो बहुत ईजी लिख सकते हो कि तुम अज्यूम करोगे क्या, अज्यूम करोगे x0, y0, z0 की कुछ वैल्यूज। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करोगे, इनको पुट करोगे, सेकंड स्टेप में इनको पुट करोगे, पुट इनिशियल वैल्यूज, ठीक है, पुट इनिशियल वैल्यूज और फाइंड करोगे। अब देखो तुम मेथड समझ गए हो ना पूरा, हम यहाँ पे स्टेप लिख दे रहे हैं। अज्यूम कर लो भाई 0 0 0 ले लेते हैं, फिर इसको पुट करो और फाइंड करो, पुट इनिशियल वैल्यूज और फाइंड करो x1 y1 z1, x1 फाइंड करो, y1 फाइंड करो, z1 फाइंड करो। एक बार हमको x1 y1 z1 मिल गया, फिर तुम x2 y2 z2 फाइंड करो, उनको पुट करके अब पुट करो x1 y1 z1 और फाइंड करो क्या, पुट करके फाइंड करो क्या, x2 y2 z2। इस तरह से चलते जाओ, इस तरह से चलते जाओ। कहाँ तक चलें सर ये भी बता दीजिए, ये भी तो जानना है भाई। आपने ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 चलते जाएंगे कब तक। हम यहाँ लिख देंगे कीप ऑन इटरेटिंग। इटरेटिंग मतलब रिपीट करना पड़ता है, ट्रायल्स लेने पड़ते हैं बहुत सारे,
जब तक हमारा दिमाग ना खराब हो जाए सर, इतने ट्रायल्स लेने पड़ गए, मेरा दिमाग ही खराब हो गया सर। कीप ऑन इटरेटिंग, कीप ऑन इटरेटिंग अंटिल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब सेम आंसर आने लगे, कन्वर्जेंस मतलब सेम आंसर आने लगे, ठीक है। कीप ऑन इटरेटिंग अंटिल कन्वर्जेंस। अब अगर हम बात करते हैं गॉस, कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं, गॉस साइडल, ये लिख लिया ना तुमने। गॉस साइडल में देखिए फ़र्क क्या है सर, एक बहुत ही सिंपल सा फ़र्क है, ठीक है। गेट एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बेटा, नहीं है। वहाँ पे जो कैलकुलेटर मिलता है ना, उनकी वर्चुअल कैलकुलेटर वही अलाउड है बस। पेपर तो वो तुम्हें रफ शीट सॉल्व करने के लिए खुद देते हैं, कैलकुलेटर तुमको कहाँ दे देंगे यार, है। चलिए गॉस जैकोबी क्लियर है, इजी मेथड है। देखो कितने लोगों को ये बहुत आसान लगा है, बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत तगड़ा लग गया हो कुछ। चलो समझा जाए अब सारा सेकंड मेथड, ठीक है। समझते हैं सेकंड मेथड, तो ये सिंपल है सर, सही बात है, हम इटरेशन करते गए जब तक हमको कन्वर्जेंस नहीं मिल गई, है ना, सेम आंसर्स ना आने लगे। अब बात करते हैं, ठीक है, दूसरे की। दूसरा मेथड हमारा क्या है, गॉस साइडल मेथड, हेडिंग डाल लो, गॉस साइडल मेथड। यहाँ पे क्या था, गॉस जैकोबी, यहाँ डाल लो गॉस जैकोबी की जगह गॉस साइडल मेथड, सेकंड मेथड है। अब ये भी बहुत आसान है यार, बस इसमें देखो एक छोटा सा चेंज करना होता है, वो हम तुमको समझा देते हैं क्या। यहाँ पे पता है क्या है यार, यहाँ पे हम लोग बस एक टर्म चेंज होगा, जैसे यहाँ पे आपका गॉस जैकोबी था, तो इसमें आपने क्या करा, आपने इनिशियल वैल्यूज ही यूज़ करी, जैसे आप 0 0 0 यूज़ कर रहे हैं, फिर 1 1 1 यूज़ कर रहे हैं, फिर 2 2 2 यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं ऐसे। लेकिन इसमें सर पता है क्या है, इस मेथड में सर क्या है कि हम लोग लेटेस्ट वैल्यूज यूज़ करेंगे। कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, लेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। देखो कैसे लेटेस्ट वैल्यूज यूज़ होती है वो हम तुमको समझाते हैं। जैसे मान लो सिस्टम अपने पास वही है, सिस्टम अपने पास वही है, और हम लोग उस तरह से इसको लिख देंगे। लेकिन सर गॉस साइडल मेथड में पूरा वही लिखा होगा, पूरा वही लिखा होगा सिस्टम, जैसे एक्स इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन, पूरा वही मान लो लिखा हुआ है, 1 अपॉन A11, वाई हमारा क्या था, 1 अपॉन B11, B12, और जेड हमारा क्या था, C1 अपॉन C13, और यहाँ पे सारी वैल्यूज ऐसे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो देखो स्टेप अपने कैसे चेंज होंगे, यहाँ पे D1 था, यहाँ D2 माइनस, यहाँ D3 माइनस, इसमें वाई और जेड आ जाएगा, A12 और A13 जेड ऐसे आ गया मान लो, ठीक है। यहाँ पे सर देखिए D2 माइनस, वही सब चीज़ें हैं, दोबारा तुम चाहो तो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपना C12 C11 x C12 y, इस तरह से तीन इक्वेशन अपने को मिल गई। लेकिन अब सर देखिए इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क यहाँ पे देखिए सिर्फ इतना सा है, अगर हम स्टेप्स लिखें तो देखिए हम यहाँ पे इनिशियली क्या अज्यूम करेंगे, हम यहाँ पे इनिशियली क्या अज्यूम करने वाले हैं, हम अज्यूम करने वाले हैं x0 y0 z0 की वैल्यू। सब लोग बहुत ध्यान सुनना। अब अगली बार जब हम निकालेंगे तो देखो सबसे पहले हम x1 निकालेंगे, सही बात है। लेकिन जब हम x1 निकालेंगे सर, बहुत ध्यान सुनना, x1 निकालेंगे तो हम कौन सी वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, कमेंट करो। जब हम सर x1 निकालेंगे तो हम कौन सी वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, इसके जस्ट नीचे लिख देंगे सर यहाँ पे, है ना। सर x1 निकालने के लिए मुझे y और z चाहिए, तो लेटेस्ट अभी y और z कौन से चल रहे हैं, अभी चल रहा है सर आपका y0 और दूसरा चल रहा है z0, हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, बात समझ में आ रही है। अब सर क्या करेंगे, हम अगले निकालेंगे y1, ठीक है, y1 निकालेंगे। बताओ हम यहाँ पे y1 यूज़ करने के लिए, जैसे सर आपको इनिशियली x0 y0 z0 कुछ ना कुछ दिया है, अब बताओ y1 के लिए कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, सब लोग कमेंट करो, कमेंट करो। सर y1 हम सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे, सही बात है, लेकिन हम x और z के लिए यूज़ करेंगे, तो x कौन सा यूज़ करेंगे, हमारे पास दो x हैं सर, ये वाला x यूज़ करेंगे कि ये वाला x यूज़ करेंगे, बताओ x1 की x0, कमेंट करो, कौन सा यूज़ करेंगे, लेटेस्ट, हमें लेटेस्ट वैल्यूज यूज़ करनी है। हम इनिशियल, अब हमारे पास जब नई x की वैल्यू आ गई सर, तो पुरानी हम कहाँ यूज़ करेंगे, पागल है क्या सर हम। हाँ पास जब नई वैल्यू आ गई है तो हम अभी y जब निकालेंगे यहाँ पे y1, तो हम यहाँ पे x0 z0 नहीं रखेंगे, हम जब y1 निकालेंगे तो हम यहाँ पे x1 और z0 रखेंगे, क्योंकि z की तो अभी कोई नई वैल्यू आई नहीं, तो z तो पुरानी वाले लेंगे सर, है ना, z तो पुरानी लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे x की जो वैल्यू रखेंगे, x और z दो चाहिए, तो x की नई वैल्यू रखेंगे, लेकिन z की पुरानी वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू वही है अभी। फिर अब तुम बताओ, जब हम यहाँ पे, तुम बेटा कमेंट करो, अब हम जब यहाँ पे z1 निकालेंगे, हम जब यहाँ पे z1 निकालेंगे सर, हम जब यहाँ पे z1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, बताओ। सर जब हम z1 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे x और y है, अब बताओ हम x और y जो यहाँ पे रखेंगे,
वो ये वाले एक्स वाई रखेंगे कि पुराने एक्स वाई रखेंगे, जैसे कि गॉस जैकोबी है सर। अगर गॉस जैकोबी होता तो पुराना रखते, लेकिन गॉस साइडल है तो जो लेटेस्ट वैल्यूज आ चुकी हैं उसको रखेंगे। भाई जल्दी आंसर निकालना ना, हम पागल थोड़ी कि पांच पांच छह छह बार ट्रायल लेते रहे। भाई जल्दी निकालना तो लेटेस्ट वैल्यूज रखेंगे, यस और नो बताओ। यहाँ पे सर हम लोग क्या रखेंगे इस जेड में, एक्स 1 और वाई 1। अगर आपको जेड 1 निकालना है, सॉरी, हाँ तो जेड 1 निकालने में x1 y1 रख दिया, देखो जेड 1 निकालने में x1 y1 जो लेटेस्ट आया वही रख दिया आपने, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे सर हम लोग क्या रख देंगे, x1 और y1, समझे। अब ऐसे ही सर मान लीजिए, ऐसे ही आपको सर मान लीजिए x2 y2 z2 निकालना है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको x3 y3 और z3 निकालना है। चलते जाइए सर, जहाँ तक मन करे आप रुकिए मत एकदम, चलो बस अब बहुत नहीं लिखेंगे, आगे चलते चले जाएंगे। सर वापस इतना बताइए कि यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे। अब देखो x2 जब निकालना है हमें, अब जब दोबारा x2 निकालना है तो y और z कौन सा यूज़ करेंगे, अभी लेटेस्ट y कौन सा चल रहा है, y1 और z1। फिर जब हम y2 निकालेंगे तो y2 निकालते समय x और z की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, x तो अपना ये लेटेस्ट आ चुका है, x अपना ये लेटेस्ट आ चुका है x2 यूज़, और z अभी चल रहा है z1 वाला, z1 वाला, ठीक है। ऐसे ही z2 जब निकालेंगे तो हमें x और y लेटेस्ट कौन सा मिलेगा बताओ, कमेंट करो। भाई z में हमें x और y चाहिए, तो हम क्या पुराना x और y यूज़ करेंगे कि अभी नया वाला x और y यूज़ करेंगे, बताओ। सिंपल है कि नहीं। हम कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे, x2 y2 यूज़ करेंगे, तो तुमको इतना समझ में आ जाना चाहिए बस, ठीक है। इसको तुम लिख लो। अब जैसे ये x3 यूज़ करना है तो इसमें तो सर हमको y2 और यहाँ पे जो z2 आया अभी जस्ट वही यूज़ करेंगे, y2 z2 लेटेस्ट वाले है ना। फिर जब y3 निकालेंगे सर तो y3 में x और z की जरूरत है, x अपना ये वाला आ गया थर्ड वाला, तो हम यहाँ पे x3 और y2 x3 और z2 यूज़ कर लेंगे, क्योंकि y अपना x तो नया आ गया लेकिन z तो पुराने वाला चल रहा है अभी, ठीक है। और z जब यूज़ करेंगे तो z में लेटेस्ट x और y रखेंगे, z में लेटेस्ट x और y रखेंगे। तो ये बात तुमको समझानी चाहिए, बस ये इसके स्टेप हो गए। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन किया जाए, एक क्वेश्चन किया जाए। देखो एक बात समझ लो, तुम एक बात समझ लो कि कन्वर्जेंस ऑफ गॉस साइडल मेथड इज ग्रेटर देन गॉस जैकोबी। गॉस साइडल मेथड के अंदर क्योंकि आप लेटेस्ट वैल्यूज का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कम ट्रायल्स में जल्दी आंसर निकाल पाएंगे, है ना। फास्ट मेथड कौन है, फास्ट मेथड कौन होगा, ठीक है। जो हमारी लेटेस्ट या ट्रेंडिंग वैल्यूज चल रही है उसको हम लोग ले लेंगे, बिल्कुल सही बात तुमने बोली है। सर हमारा फास्ट मेथड कौन होगा, ऑब्वियसली जो आप लेटेस्ट वैल्यूज यूज करेंगे तो आपको कम ट्रायल्स लेने पड़ेंगे। गॉस साइडल मेथड हमारा उनमें से एक है, ठीक है। गॉस साइडल मेथड आपका उनमें से एक है। चलो क्वेश्चन करें भाई, क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। हाँ, हम लोग को सिर्फ लेटेस्ट वैल्यू देनी है, बात खत्म, ज़्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। सिर्फ लेटेस्ट में रहना है, बात खत्म हो गई, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे देखिए अपने पास क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंटरनेशनल क्वेश्चन अपने सामने हमको दिखाई दे रहा है सर। बढ़िया सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चंस देखो ध्यान से। पहले तो बताओ सिस्टम डायगोनल डोमिनेंट है, बताओ। क्या हमको यहाँ पे इस पूरे में x का कोफिशिएंट, यहाँ पे y में कोफिशिएंट, यहाँ पे z का कोफिशिएंट बाकी के सम से ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ। सिस्टम डायगोनल डोमिनेंट है, हाँ सर है, हमको दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी सर। इसको सर एकदम बढ़िया तरीके से करते हैं सॉल्व, ठीक है। बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। जरा सबसे पहले क्या करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखो, वही जो करते थे हम लोग अभी तक, है ना। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे सर, पहले 110 माइनस 110 माइनस वाई माइनस जेड। गलत थोड़ा इन्होंने लिख दिया है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, हम सही कर देते हैं इसको। ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, ये वाई है। इसको यहाँ तो मैं गायब कर दो, ये 4 नहीं है, वाई है बेटा, है ना। ये 4 नहीं सर, वाई है, ठीक है। ऐसे सर हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, ऐसे सर हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। y इज इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, 72 माइनस 2x माइनस 6z अपॉन 15। डायगनल डोमिनेट करके जो बड़े बड़े कोफिशिएंट्स हैं उसको हम लोग नीचे ले आएंगे, ठीक है। 1/15 है, सॉरी। ऐसे ही z लिख देंगे, z को लिखेंगे तो आ जाएगा सर 85 माइनस, नहीं 85 प्लस x माइनस 6y अपॉन 27, अपॉन 27, 86, हाँ माइनस 6y प्लस x, ठीक है। अपना इस तरह से तीन इक्वेशंस बन गई। ट्रायल्स शुरू करेंगे हम लोग सर, ट्रायल्स एकदम शुरू किया जाए बढ़िया तरीके से जैसे वहाँ पे किया था हम लोगों ने, ठीक है। सेम सिस्टम है, कुछ उसमें नया नहीं है, सब वही करना है, ठीक है। ट्रायल्स लो अपने हिसाब से 4-5 जितने हो जाए, ठीक है। अब देखिए सर भाई, सेम चीज़ आप यहाँ पे ट्रायल मानेंगे, पहले तो इनिशियल एक अज्यूम कर लेंगे, फिर ट्रायल 1 लेंगे, ये ट्रायल 1 का कॉलम हो गया, फिर ट्रायल 2 का कॉलम हो गया। बताओ तुम लोग कितनी वैल्यूज आ रही हैं, चलो ट्रायल्स फ्लैश लेना शुरू करो भाई, ठीक है।
चलो पहला लिखो। अब देखो हमको कुछ नहीं दिया है सर, जब ना, जब हमको सर कुछ नहीं दिए रहेंगे तो हम लोग हमेशा वही एज्यूम करेंगे। अगर हमको कुछ नहीं दिया रहेगा तो एक्स वाई जेड को हम लोग हमेशा क्या एज्यूम कर लेंगे, जीरो, जीरो और जीरो। नहीं दिया है तो जीरो 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 एज्यूम करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नहीं दिया है तो हमको हमको क्या करना है, हमको जीरो 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 एज्यूम करना है, बस खत्म बात। ठीक है, ये एज्यूम कर लेंगे हम लोग। अब ट्रायल वन लो। ट्रायल वन में फर्स्ट ट्रायल के बाद तुम्हारा क्या आंसर आया है? इनिशियली तो तुमको देखो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट दिया गया है। चलो ट्रायल वन में वैल्यू बताओ, तुम बताओगे, पूरा तुम्हें सॉल्व करना है, हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, कितना आ रहा है भाई ट्रायल वन के बाद? फिर ट्रायल टू, फिर ट्रायल थ्री। ठीक है, चार तक देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। बताओ भाई कितना कितना आ रहा है, कमेंट करो फटाफट। सॉल्व कर लो यार। देखो एक बात है ना, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें लग रहा होगा लेंदी है सर, कर देंगे हम खुद, हमें कोई मतलब नहीं है। अभी ऐसा मत करो यार, ठीक है? एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, जितने बच्चे बैठे हैं अभी, सभी लोग बात ध्यान समझो कि सर एक ही क्वेश्चन हम जिंदगी में कर रहे हैं। हम न्यूमेरिकल मेथड ना इससे कभी पहले हमने खुद से पढ़ा, ना इसके बाद हम कभी दोबारा देखने वाले हैं। आज ही वो मौका निकला है कि नहीं? यार आज ही वो दिन है, आज ही वो मौका है जब हम एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहे हैं, तो हम पूरा सॉल्व कर लेंगे आज, क्योंकि हमें पता है इसके बाद तुम खुद से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कभी नहीं करने वाले हो, है ना? तो ये दिन इंपॉर्टेंट है, तो इसका यूटिलाइजेशन करो। अब जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने चल रहा है, पूरे हेल्प हो रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, तो तुम खुद हेल्प कर लो थोड़ी सी, है ना? सॉल्व कर लो यार। कैलकुलेटर चलाने में क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारी? दिमाग में चीज़ें सेट होंगी अच्छे से, ठीक है? हाँ फिलहाल हम तुम्हारे कमेंट्स देख पा रहे हैं, तुम लोग बता रहे हो 2.03 आ रहा है ना, 037, चलो एग्जैक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमारा आया है 4.528, 3 डिजिट तक लिख रहे हैं। अच्छा 4.528 जब हम निकालेंगे तो सुनो, हम ये देखिए, पहली बार तो आपको वाई और जेड जीरो रखना पड़ेगा, यहाँ पे अपना 110/54 आ गया, ठीक। फिर हम यहाँ पे जब एक्स रखेंगे तो हम यहाँ पे पता है एक्स कौन सा रखेंगे, 2.037 रखेंगे, और जेड की वैल्यू जीरो रखेंगे, तब हमारा ये आएगा। ठीक है, लेटेस्ट वैल्यू यूज़ करी हमने। ठीक, अब हम जब यहाँ पे जेड निकालेंगे सर, तो हम एक्स जीरो वाई जीरो नहीं रखेंगे, हम ये वाले एक्स और वाई रखेंगे, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, और तब जेड निकालो। लेटेस्ट यूज़ करना है, लेटेस्ट। हम यहाँ पे एकदम लेटेस्ट वैल्यू यूज़ करेंगे, तो हमारी जो जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो आपकी आ रही कितनी, बताओ? एक्स अपना आ रहा है 2.037, 4.528, साथ साथ चलते रहो। ठीक है, हाँ साथ साथ चलते रहो भाई। 55/27 पहला सही है, 4.528 सही है। ये बताओ कितना आ रहा है, कमेंट करो यार, कमेंट करो, साथ चलते हैं। 2.217 बिल्कुल सही है ना? हाँ 2.217 बिल्कुल सही है, एक दो बच्चों ने कमेंट कर दिया। ठीक है, गॉस साइडल में थोड़ा सा ज़रा दिमाग लगा के चलो। चलो बताओ यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है, अब x1 कितना है? अब जब हम x1 निकाल, अब हम यहाँ पे x2 निकालेंगे, तो y और z की लेटेस्ट वैल्यू ये दोनों चल रही हैं, हम यहाँ पे ये दोनों y, ये y और ये z यूज़ करेंगे। यूज़ करो, बताओ कितना आ रहा है? ये y और ये z यूज़ करेंगे, बताओ कितना आ रहा है भाई? ठीक है बेटा भटनागर, हम सेंड कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? आज हम पक्का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन एक बार याद दिला देना एंड में क्लास के, हम तुरंत आज ही भेजेंगे। सबसे पहले कोरिलेशन के भी तुमको प्रीवियस क्वेश्चन भेज देंगे, वो भेज देंगे। बताओ ये कितना आ रहा है यार? 1.912 आ रहा है, सही है, 1.912 आ रहा है, ठीक है। फिर अब तुम यहाँ पे जब y रखोगे तो x की यही वाली लेटेस्ट वैल्यू x को रखो, और z की ये वाली वैल्यू रखो। x ये रखो, x ये रखो, z ये रखो, x ये रखो, z ये रखो, और y निकाल लो, तो तुम्हारा y आ जाएगा कितना, 3.658। अब तुम जब z निकालोगे तो x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू रखो यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो z आ जाएगा अपना, कितना आ रहा है, 2.406। सब लोग तीन तीन डेसिमल प्लेस तक निकालो, तीन तीन डेसिमल प्लेस तक निकालो, ठीक है। हाँ सही है, सही है, निकालते चलो, आगे बढ़ते चलो। पूरा 5 इटरेटिव। अब तुम हमको फाइनल आंसर तुम बताओ क्या होगा, तुमको कब रुकना है खुद सोचो। थर्ड ट्रायल में तुम y और z की ये वाली वैल्यू यूज़ करोगे, यहाँ पे y और z की वैल्यूज, तो तुम्हें थर्ड ट्रायल में जो x मिलेगा वो मिल जाएगा 1.925। फिर ऐसे ही जब तुम इसको निकालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 3.581, और ये मिल जाएगा 2.424। यहाँ तक हमने कर दिया, लेकिन अब आगे हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आंसर में रुकना कब है ये तुम खुद सोचो अब। ठीक है, यहाँ तक जरा मैच करो, 2 मिनट का हम समय दे रहे हैं, पूरा अच्छे से कंप्लीट करो इसको। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से यहाँ तक पहुँचो, बताओ से कब हमको रुकना है। तीन तीन डेसिमल प्लेस तक लेके चलो, हम तीन तीन के आंसर यहाँ लिखेंगे।
मैच हो रही सब वैल्यूज बताओ। ट्रायल 3 मैच हो रहा है पूरा। चौथे ट्रायल में बताओ कितना आ रहा है भाई। हाँ यहाँ पे देखो समृद्धि ने लिखा है 1.912। ठीक है। अच्छा यहाँ का 1.912, 3.658 और 2 नहीं, तुम तो अभी यहाँ पे हो। ट्रायल 4 बताओ भाई, ट्रायल 4 चल रहा है अपना भी। चलो कर लो। जब आंसर्स रिपीट होने लगे तब रुकना। बताओ हमको फाइनल आंसर। अब हम तुमको फाइनल आंसर नहीं बताएंगे। अब तुम्हें करना है बेटा काम, ठीक है। हमको जरा बताओ फाइनल एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। जब तक सबका फाइनल आंसर नहीं आ जाएगा हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है अब कितने तुम निकाल रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पहली और आखिरी बार। दोबारा कभी मौका मिलेगा नहीं। आया भाई फाइनल आंसर। हाँ वन कितना आ रहा है फाइनल आंसर, आ रहा है 1.926 आ रहा है, बहुत बढ़िया। विजय का आ रहा है, आलम का आ रहा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बिल्कुल तुमने सही बताया। ट्रायल 4 में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.926, एकदम परफेक्ट बताया तुमने। 1.926, वेरी गुड। यहाँ पे आ रहा है सर हमारा 13.574, 3.574, और यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है 2.4225, ये आ रहा है ना। और दोबारा जब रिपीट करोगे तो सब चीज़ें रिपीट हो जाएंगी एकदम। तो आप देख सकते हैं सर जब फिर सेम ही वैल्यू आना शुरू हो जाए, जब फिर तीन तीन डेसिमल प्लेस तक आप देखिए सेम सेम वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, ठीक है, तो इसका मतलब रुक जाना बेहतर है, क्योंकि अब आप अगले ट्रायल भी लेंगे तो आपको सेम ही मिलना है। तो चौथे ट्रायल में आंसर मिल गया हमें, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर है 1.926। ये चीज़ रिपीट होने लगी, देखिए सर रिपीट होने लगी, आप फिर से रखेंगे तो वही मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर था इस सिस्टम का, इस सिस्टम का जो फाइनल आंसर था वो ये था। क्लियर है बताओ। ठीक है, सबका ये आ गया भाई, है ना। 1.926 फाइनल है अपना। राउंड ऑफ कर लो, लगभग लगभग यही मिलेगा। राउंड ऑफ करके लगभग लगभग तुम्हें यही मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन तुमने आज प्रैक्टिस कर लिया हमेशा के लिए, तुमको अब देखो दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब तुम इसके बाद तुम चीज़ें डायरेक्ट देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन हम लोग को पूरा अच्छे से कर लेना है भाई अपनी तरफ से, है ना। एक क्वेश्चन तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए सर बढ़ा जाए आगे। बताओ भाई सबको क्लियर, एक बार यस कर देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये बताओ क्या सबको गॉस जैकोबी और गॉस जैकोबी का एक क्वेश्चन करा दिया और गॉस साइडल का एक क्वेश्चन करा दिया, क्या ये क्लियर है तुमको। एक बार सब लोग यस लिखेंगे फिर हम लोग चलेंगे अब आगे। हाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेम आंसर आएगा, यस बेटा, है ना, बिल्कुल यस 100%। अच्छा एक और चीज बता दो, गॉस जैकोबी और गॉस साइडल में ट्रायल्स कम किस में लेने पड़ेंगे, कमेंट करो।
आपने दो मेथड है, गॉस जैकोबी गॉस साइडल। ट्रायल्स कम किस में लेने पड़ेंगे, कमेंट कर सकते हो, किस में तुम्हें कम ट्रायल्स लेने पड़ेंगे, बताओ जरा हमको। ट्रायल्स कम किस में लेने पड़ेंगे, साइडल में। क्यों? क्योंकि उसमें लेटेस्ट वैल्यू यूज कर रहे हैं, कन्वर्जेंस उसका जल्दी होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया ना, ये नोट कर लिया ना ये पॉइंट, कन्वर्जेंस ऑफ गॉस साइडल मेथड इज ग्रेटर, जल्दी आंसर कन्वर्ज करेगा, जल्दी आंसर हमारा कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहे हैं क्लियर है तुमको। हाँ, साइडल से जल्दी आंसर आएगा। चलो बढ़े आगे, अब चलते हैं सर। देखिए अपना पार्ट 1 चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, पार्ट 1 अपना क्लियर है सर, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल सोल्यूशन में समझ लिया, बस यही दो है, ऐसे बहुत और भी बहुत हैं, लेकिन अपने को बस यही दोनों जानने हैं, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू के जो भी क्वेश्चन इतिहास में गिने चुने एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो तुम्हारे आराम से इससे बन जाएंगे। चलिए सर, अब चलते हैं हम लोग, हेडिंग डाल दो। अब नया पार्ट, चैप्टर के बेसिकली 4 पार्ट तुम कर लो, पहला पार्ट अपना चैप्टर का समाप्त हो गया है। दूसरे पार्ट में चलते हैं हम लोग, पढ़ते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल दो एक पेज के ऊपर पूरा, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इसके अंदर हम लोग ग्राफिकल बाइसेक्शन, एटलीस्ट ये दो तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम से कम, इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे, और ये 5 पढ़ने हैं, इसमें सबसे जरूरी ये है। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, समझ में आएंगी चीज़ें। बाइसेक्शन से मेन है, ग्राफिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो तो हम हेडिंग डाल दो सब लोग, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। चलिए सर, हमारा गॉस साइडल पूरा क्लियर है, ये हमने एग्जांपल अपनी कॉपी में लिख लिया, मान के चल रहे हैं। अब हेडिंग डाल देंगे हम लोग, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। सभी लोग ये हेडिंग डाल दें बहुत अच्छी तरीके से, एकदम इजी सी बात है। ठीक है, चलो सर देखिए, एल्जेब्रिक इक्वेशन के एग्जांपल क्या है, ट्रांसेंडेंटल के एग्जांपल क्या है, पहले हमको ये एग्जांपल समझाइए। देखो जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, अगर मान लो हमने मान लो लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया, तो ये कैसी इक्वेशन है यार, ये हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल। हाँ, वर्चुअल कैलकुलेटर में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, देखो वर्चुअल कैलकुलेटर क्या है ना, प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, हम दोनों सही बता रहे हैं, एग्जाम के हमने तो यार अपने 10 दिन पहले ही प्रैक्टिस करी थी, लेकिन अगर तुम अगर 10 दिन भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, मतलब 10 दिन तुम ये कसम खा लो, कम से कम अभी अगले 10 दिन तक तुम अभी बाकी नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं टच करोगे, और तुम उसी की प्रैक्टिस करो, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करो, तो जब उसको करने लगोगे तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, है ना। तो धीमे धीमे तुमको चीज़ें ऑटोमेटिकली वो तुम उसके अंदर मोटिवेट हो जाओगे, और फिर आराम से उससे करने लगोगे चीज़ें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सर आपको सिर्फ अलजेब्रिक इक्वेशन मिल जाएगी, तो हम यही करते थे, हमने 10 दिन गेट के पहले, हमने लगभग 12 फरवरी को हमारा पहला पेपर था जो हमने दिया था, तो हमने फेब में 1 फेब से पूरा वही कैलकुलेटर उठाया, और हर क्वेश्चन को हम उसी से सॉल्व करते थे फिर। ठीक है, रिवीजन के समय, तो बहुत प्रैक्टिस, मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी, तुम गेट में आराम से संभाल लो मामला। ठीक है, चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब देखो पता है क्या है यार, जैसे गेट, हाँ ये तुम बताते हैं गेट का क्वेश्चन कैसे आएगा, ये तो तुमको बताया नहीं यार हमने। गेट में पता है पूरा सॉल्व करने को नहीं आएगा, ये तो तुमको बहुत कठिन चीज बता दी। पता है गेट में क्वेश्चन कैसा आता है, तुमको बताते हैं। गेट में इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा कि तुमको मजा ही आ जाएगा, तुमको बस पता होना चाहिए। जैसे तुमसे पता है क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तुमको सिस्टम इक्वेशन देंगे, बोलेंगे फाइंड, ऐसा क्वेश्चन देंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ऐसा क्वेश्चन गेट में देंगे तुम्हें वो। या मान लो कोई भी एग्जाम होगा, तो यार अब तुम बताओ, क्या तुम y की वैल्यू आफ्टर सेकंड अप्रोक्सीमेशन नहीं निकाल सकते? देखो तुम्हें पूरा आंसर नहीं लाना है, देखो जनरली हमने तो यहाँ तुमको पूरा लंबा सा क्वेश्चन करवा दिया है, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम में तुमसे वो बोल देंगे, बताओ भाई सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x की वैल्यू क्या है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में y की वैल्यू क्या है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन z की वैल्यू क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x और z की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक ही वो लोग पूछते हैं, ज्यादा आगे तुमसे नहीं पूछेंगे, समझ रहे हो। ये जब तुम लोग बीटेक में मैथ्स 3 पढ़ते होगे तब तुमने पढ़ा होगा, बहुत ईजी है यार। तो तुमको पूरा सॉल्व भी नहीं करना, तुमसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बहुत इजी बनते हैं, एग्जाम में तुमसे सिर्फ आफ्टर सेकंड अप्रोक्सीमेशन, आफ्टर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तुमसे आंसर पूछेंगे, तो वो तो तुम वैसे भी निकाल लोगे यार, कोई बड़ा काम है बताओ, हो जाएगा, फिर तो बहुत ईजी है ना। हमने तो तुमको पूरा पढ़ा रखा है, लेकिन इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ तुमसे सेकंड अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तक ही आंसर पूछे जाएंगे एग्जाम में, और तुम जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको तुम 3 डेसिमल प्लेस तक बढ़िया से अपना वहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइम में फिल कर देना, खत्म बात। ठीक है, फिर तो कोई लोड ही नहीं है। बस अब मोस्टली हमने देखे हैं जितने क्वेश्चन है उसमें बस सेकंड तक पूछा गया है बहुत, हमें तो एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं देखा जैसे पूरा सॉल्व करवाया गया हो, मेथड तो लेकिन पता होना चाहिए। अब पूरा नहीं पूछा गया तो क्या आप पढ़ाएंगे नहीं सर, पढ़ाना तो पूरा पड़ेगा ना, हमने बता तुमको पूरा दिया है, लेकिन आता बहुत बस इतनी 2 तक आएगा, तो 2 तक तो तुम यार वैसे भी जल्दी जल्दी निकाल लोगे, कोई बड़ा काम तो है नहीं। ठीक है, ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सर, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एल्जेब्रिक इक्वेशन के एग्जांपल। सर एल्जेब्रिक इक्वेशन के एग्जांपल सर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, कुछ और आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया पावर 4 करके ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, 3x क्यूब, 2x क्यूब माइनस,
ये अपनी क्या कौन सी इक्वेशन है सर? एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इसमें सिर्फ आपको एल्जेब्रा दिख रहा है। और अगर आप ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस की बात करें, जैसे आपको मान लीजिए आपने बताया ना चार फंक्शंस, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक इधर आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल अगर आप लेंगे तो ये आपका ट्रांसेंडेंटल के एग्जांपल्स जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशंस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखी 3 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस ई की पावर x इक्वल टू 0। अब यार तुमको यहाँ पे कहीं एल्जेब्रिक दिख रहा है, कहीं तुमको यहाँ पे एक्स एक्स दिख रहा है? नहीं, यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है? साइन एक्स कॉस एक्स। तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखा। तो ये जो मेरी इक्वेशन है ये कैसे सॉल्व होगी? मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं जिससे ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। और इसके लिए अपने पास एक ही रास्ता है, न्यूमेरिकल मेथड्स। हाँ, पूरा बोलेगा तो नॉर्मल तरीके से करेंगे, यस। और क्या सत्यजीत, पूरा सॉल्व करने को बोलेगा तब तो नॉर्मल करेंगे करेंगे। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। एक सवाल हम तुमसे पूछें? पूछिए सर। सवाल तो आप पूछते ही हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। देखिए सर, ये आपकी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। इनवर्स भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक सवाल का जरा जवाब दो, यहाँ जो एक्स है, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये एक्स डिग्री में है कि रेडियन में है? कमेंट करो जरा, कमेंट करो, ये सब तो समझ में आना चाहिए यार। डिग्री में है कि रेडियन में? कमेंट चाहिए हमें, जल्दी बताओ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमको एक बात समझनी पड़ेगी सर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एक्स की वैल्यूज हैं वो किस में होंगी? डिग्री में कि रेडियन? कमेंट करोगे कि नहीं? हाँ, रेडियन में याद रखना, ठीक है। डिग्री में कभी नहीं रखना, कभी डिग्री में नहीं रखना। हमेशा याद रखो कि एक्स हमारा किस में होगा? एक्स हमेशा, ठीक है। मतलब अगर कोई एंगल रख रहे हो तो एंगल को हमेशा हम लोग इन तरह की इक्वेशंस के अंदर, एंगल को हमेशा इन तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग रेडियंस में रखेंगे। इसको भूल मत जाना गलती से, ठीक है। बहुत बच्चे गलत गलत कर देते हैं इसमें। इसको तुम स्टार बना के पॉइंट लिख लो कि जब भी हम कभी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके अंदर जो एक्स आ रहा है यहाँ पे वो हम लोग रेडियंस के अंदर रख रहे होंगे, ठीक है। डिग्री नहीं बेटा, डिग्री नहीं, रेडियन रख रहे होंगे, ठीक है। चलो भाई, तो समझ गए सारी बात। अब देखिए सर, इसमें के अंदर भी क्या है, अगर हमको अपनी इक्वेशन सॉल्व करनी है तो अपने पास भी यहाँ पे देखिए दो मेथड होंगे। एक तो अपना होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक अपना डायरेक्ट मेथड और एक अपना यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मेथड, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में हम लोग कई सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी। दो मेथड आप बता सकते हैं सर यहाँ पे, एक अपने होगा डायरेक्ट मेथड्स, एक अपने होगा डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या था यार, तुमको यहाँ लिखवा नहीं सकते, कोई ऐसा मेथड नहीं है। अब तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी? पता है तुमको कैसे सॉल्व होगी? सॉल्व कर लो, रूट रूट निकाल के, जैसे होता है भाई, धराचार फॉर्मूला लगा दो या कुछ कर दो, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन आप देखो, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? एक्स क्यूब कॉमन ले लो, अंदर बचा x-2, तो यहाँ पे हमको x 3 बार 0 मिल जाएगा और 1 बार 2 मिल जाएगा। तो देखो ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, उसका कोई तरीका नाम नहीं है, लेकिन वो तुम डायरेक्टली कर सकते हो सॉल्व, ठीक है, एल्जेब्रिक में। और इटरेटिव मेथड्स या इनडायरेक्ट मेथड्स या न्यूमेरिकल मेथड्स ही हम लोग को सीखने हैं, ठीक है। इटरेटिव मेथड्स हम लोग को सीखने हैं, ठीक है। तो इसमें सर क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वही चीज़ हम लोग तुक्का मारते हैं, अपने मन से कोई आंसर मान लेते हैं। सही नहीं है वो, मान लिया हमने, मान लिया सर यहाँ 0 रख दो आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, हम उसको बार बार चेंज कर करके सही आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो इटरेटिव मेथड में क्या करते हैं? रिपीटिशन। इटरेटिव का मतलब ही क्या है? रिपीटिशन, बार बार ट्रायल्स लेते रहो, ट्रायल्स लेते रहो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे इनिशियल रूट्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे इनिशियल रूट्स को, ठीक है। इनिशियल रूट्स को सर हम यहाँ पे अज्यूम करने वाले हैं और ट्रायल्स लेना शुरू कर देंगे बार बार। एंड टेक ट्रायल्स, तब तक ट्रायल्स लेंगे जब तक मुझे आंसर ना मिल जाए। अज्यूम इनिशियल रूट्स एंड टेक ट्रायल्स, तब तक ट्रायल्स लेते रहेंगे जब तक मुझे सही आंसर ना मिल जाए। क्लियर है बात? ठीक है, हम तब तक आंसर निकालते रहेंगे। अब हम तुम्हें मेथड लिख लो इतना, अब तुमको मेथड पढ़ाते हैं। सबसे पहले तुमको हम ग्राफिकल मेथड पढ़ाएंगे, जो कि हमारा एक तरह से डायरेक्ट मेथड है, ये न्यूमेरिकल मेथड नहीं है, ठीक है। हम तुम्हें जो यहाँ पे मेथड पढ़ाने वाले हैं अभी, ग्राफिकल मेथड, ये हमारा न्यूमेरिकल मेथड नहीं है, ये एक जनरल मेथड है। अभी हम तुम्हें न्यूमेरिकल मेथड बाइसेक्शन से शुरू करेंगे, ये लिख लिया। अब चलो ग्राफिकल मेथड थोड़ा देखा जाए, ग्राफिकल मेथड देखा जाए थोड़ा सा। ग्राफिकल मेथड थोड़ा देखा जाए सर, ठीक है। डायरेक्ट मेथड अपने जो भी है, एक ग्राफिकल मेथड तुमको बोला था कि न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ाएंगे, थोड़ा देख लीजिए। अच्छा देखो, नाम से समझ आया ग्राफिकल मेथड है ना। ग्राफिकल मेथड में चाहिए क्या होगा हमको बताओ? ये सब तो समझ में आता होगा तुमको, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड। नाम से समझ में आ रहा है ग्राफिकल मेथड, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन से बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो नाम से समझ में आया ग्राफिकल मेथड, तो यार ग्राफिकल मेथड हमको चाहिए होता है ग्राफ। क्या चाहिए होता है? ग्राफ। जैसे क्वेश्चन बोल दे, मान लो
एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट, फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट, यहाँ पे लिखे तो नहीं क्वेश्चंस, अरे लिखा हुआ है यार, क्वेश्चन अगली लाइन में लिखा हुआ है तो दोबारा हमको लग ही रहा था लिखा होगा। चलो क्वेश्चन एग्जांपल समझते हैं। यहाँ लिखा है, क्वेश्चन डाल लो, फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ x माइनस साइन एक्स माइनस वन। तुम देख सकते हो ये जो हमारी इक्वेशन है इसके अंदर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो ये हमारा ओवरऑल अगर बात करें तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन यहाँ पे अपने पास है। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे एक फंक्शन इन्होंने दे रखा है ये। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब मुझे इसको करना है सर सॉल्व। ठीक है, मुझे इसको करना है सॉल्व। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, अल्टीमेटली क्या करते हैं, अपने पास अगर मान लीजिए कुछ भी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो लिखा होता है, कुछ भी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो लिखा होता है, तो हम उसमें से इस फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ के, मान लो एफ वन माइनस एफ टू एक्स ऐसे लिखा है, इसको हम दो पार्ट में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे और फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे कि एफ वन एक्स इज इक्वल टू एफ टू एक्स, ऐसे कर देंगे, है ना, दो पार्ट में तोड़ के इसको दो फंक्शन बना लेंगे। फिर इन दोनों फंक्शन को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, इन दोनों फंक्शन को सर हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। इन दोनों फंक्शन को सर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे। ये मान लीजिए सर आपका फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, जैसे मान लो ई की बार माइनस कुछ भी है, और ये मान लीजिए आपका दूसरा फंक्शन कोई लॉग वाला है, कुछ इस तरह से ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स है पहला, और ये मान लीजिए आपका दूसरा फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे कट करेंगे सर, ये जहाँ कट करेंगे वो आपका ये पॉइंट हो जाएगा, ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा। समझ रहे हो। लेकिन हाँ, ग्राफ में सर क्या बात है ना सर, ग्राफ वाले में बात ये है कि हमको चाहिए होगा पॉइंट। लेकिन देखो ग्राफिकल मेथड में जरूरी है आपके पास ग्राफ पेपर हो। अच्छा, कितने लोगों ने ग्राफ पेपर देखा बचपन में यार, कितने लोगों ने बचपन में ग्राफ पेपर देख रखा है। ग्राफ पेपर अपने कैसे आते हैं, वो आते हैं ना भाई, पेपर जो आते थे पिंक रंग के चलते थे एग्जाम में, हमको याद है बचपन में हमने देखा थे, पिंक रंग के होते थे, ग्रीन रंग के होते थे। कितने लोगों ने ग्राफ पेपर देख रखा है यार, बताओ कितने लोगों ने ग्राफ पेपर देखा हुआ है। उस ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी यार, बिना उस ग्राफ पेपर के काम नहीं चल पाएगा यहाँ पे, है ना। वैल्यू कैसे पढ़ोगे, ग्राफ पेपर एक आता था ना भाई, है ना, हम लोग को, हम लोग जब एग्जाम में, अच्छा एग्जाम जब हम लोग का बचपन में हुआ करता था, ठीक है, एग्जाम में हम लोग का हुआ करता, तो उसमें आखिरी में क्या होता, शीट्स मिलती थी कुछ, है ना, कोई टोपोग्राफिकल मैप मिलते थे कभी कभी, कभी कभी ग्राफ पेपर मिलते थे। तो पेपर हम लोग को सॉल्व करने से मतलब नहीं था, हमको ये था पेपर मिल जाए, ग्राफ पेपर, भले ग्राफ वाला क्वेश्चन हमसे हो नहीं पा रहा है, लेकिन हमें ग्राफ पेपर मिल जाए, इस पे पूरा दिमाग रहता था हमारा क्लास में, है ना, कि ग्राफ पेपर मिल जाए, मैप भी मिल जाए, टोपोग्राफी शीट भी मिल जाए, सब मिल जाए, हमारे पास सब रखा रहे, और कुछ ना कुछ तो उसमें कर ही देंगे, है ना। चलिए सर समझते हैं। तो आप बोल रहे हैं इसको ऐसे लिखो, दोनों ग्राफ को प्लॉट करो, और जहां पे सर वो कट कर रहे होंगे वही आपके सोल्यूशन बन जाएंगे। ठीक है, वही आपका सोल्यूशन बन जाएंगे। लेकिन अब वो कहाँ कट कर रहा है यार, उसकी वैल्यू तो तुम्हें देखो ग्राफ में पढ़नी पड़ेगी भाई। ग्राफ में क्या होता है ना, रीडिंग कर लेते हैं हम लोग, ये वन लिखा होगा, टू लिखा होगा, इस तरह से लिखा रहता है ग्राफ में भाई। वो ब्लॉक्स गिनने पड़ते हैं, वो ब्लॉक्स जो होते हैं वो गिन के तुम बता लोगे भाई एक्स की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, इसी मेथड को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ऐसे क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, अब सर आप इसको ऐसे करिए, एक्स माइनस वन एक तरफ कर लीजिए, साइन एक्स एक तरफ ले जाइए। ठीक है, जैसे हम इसको अगर लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस वन एक तरफ कर दो, साइन एक्स एक तरफ कर दो। ये देखो तुम्हारा पहले फंक्शन की तरफ हो गया, और ये देखो तुम्हारा दूसरे फंक्शन की तरफ हो गया, है ना। अब तुम चाहो तो जो अब तुम्हारी ग्राफ ऐप है ना, ग्राफिंग ऐप तुमको हमने बता रखी है, डेस्मोस वगैरह, तुम उनमें से कोई भी ऐप देख सकते हो। अब तुम देखो इसको कैसे प्लॉट करेंगे यार, तुम बताओ हमको, तुम बताओ अगर इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली यार इतना ग्राफ जैसा फील तो नहीं आ पाएगा, लेकिन लगभग लगभग तुम बना तो सकते ही हो इसको, है ना, बना तो सकते ही सर लगभग लगभग। अब जैसे अपने पास सर, अपने पास दो, अपने पास यहाँ बने दो फंक्शंस बने, एक बना, एक फंक्शन बना सर आपका साइन एक्स। साइन एक्स तो देखो ग्राफ यार सबको पता है, पूरा इंडिया जानता है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा साफ साफ बनाएंगे यार, थोड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं। अरे यार चलो आगे देखते हैं पहले। ये अपना सर लगभग लगभग साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ आपने क्या बोला है, एक्स माइनस वन। ठीक है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ, पहला फंक्शन जो आपका है सर एफ ऑफ वन, वो आपका एक्स माइनस वन है, और दूसरा जो फंक्शन आपका है, दूसरा जो आपका फंक्शन है वो साइन एक्स है। ठीक है, दूसरा फंक्शन साइन एक्स है। बताओ कितने रूट्स आ रहे हैं, गैस करो, रूट क्या आ रहा है और कितना आ रहा है। अब एक्स माइनस वन कैसे प्लॉट कर देंगे सर, देखिए एक्स माइनस वन हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। देखो y इक्वल टू एक्स ये होता है, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा होगा,
वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन ये होता है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन ये हो जाएगा, है ना। एक्स माइनस वन का मतलब हमारा जो वाई इंटरसेप्ट है वो माइनस वन है, हमारी जो लाइन है, ध्यान सुनना, हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे वाई को माइनस वन पे कट करेगी, ये देखो वाई को कहाँ कट करेगी, माइनस वन। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है सर, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। एक्स माइनस वन हमारे वाई को माइनस वन पे कट करेगी, वाई इक्वल टू एक्स ओरिजिन पे कट करेगी, ठीक है, पता है तुमको, इतना समझते हो। अब बताओ कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं यार, है ना, कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं बताओ जरा हमको यहाँ पे। अप्रोक्सीमेट अगर हम गेस करना शुरू करें, यहाँ पे कहीं कटवट कर रहा है अपना ये। अच्छा तुमको पता ना ये तुम्हारा कितना होता है, पाई बाय टू होता है, ये समझ रहे हो कि नहीं, पाई बाय टू है, पाई बाय टू पे साइन की वैल्यू अपनी वन होती है, ये पाई बाय टू और ये तुम्हारा पाई है, इतना पता होना चाहिए, ये जीरो है, ठीक है। तो अब तुमको क्या करना है, जहां पे एक कट कर रहा है तुम्हें वो एक्स की वैल्यू रीड करनी है, जहां पे एक कट कर रहा है तुम्हें वो एक्स की वैल्यू रीड करनी है, और ये वैल्यू जो भी होगी वही आंसर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट रूट अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेट रूट देखें तो हम देख रहे हैं अप्रोक्सीमेट रूट आपका पाई बाय टू से ज्यादा आ रहा है और पाई से कम आ रहा है ना। लगभग लगभग ग्राफ बनाओगे तो उससे समझ में आएगा, ठीक है। अरे नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं यार, बस हम लोग समझ, देखो गेट एग्जाम में अब जैसे एक बच्चा बोला सा ग्राफ पेपर इंपोर्ट कर लीजिए, तो जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए। मान लो बस चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, मान लो बस चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, पहला आंसर है 0.7, दूसरा आंसर है मान लो 0 पॉइंट, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, दूसरा आंसर मान लो यहाँ पे तुमको दे रहा है 1, तीसरा आंसर मान लो उन्होंने बोला 1.9। अब तुम बताओ इन तीनों आंसर में कौन सा आंसर चुनोगे, तुम इतना तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो ना यार, बताओ। सर देखिए, हम देख पा रहे हैं सर साइन के ग्राफ में, ये साइन जीरो है, ये 90 डिग्री, पाई बाय टू है, ये आपका 180 है। आप देखिए लाइन जो कट हो रही है पाई बाय टू से पाई के बीच में हो रही है, पाई बाय टू की वैल्यू कितनी होती है बताओ। सर पाई की वैल्यू होती है 3.14, समझो, और पाई बाय टू जस्ट आधा कर दोगे तो 1.57 हो जाएगा। जहां पे कट कर रहा है सर वो वैल्यू ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इनके बीच में है, तो बताओ ऐसा कौन सा आंसर ऑप्शन में है जो इनके बीच में है, तुम्हें अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। बताओ कमेंट करो कौन सा ऑप्शन लेंगे यहाँ पे, ए बी सी कौन सा लेंगे। तुमको यहाँ पे एग्जाम में ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं कमेंट, सर ग्राफ पेपर मिलेगा क्या गेट में, नहीं ऐसा नहीं है यार, तुमको अप्रोक्सीमेशन दिमाग लगाना है, इंजीनियर हो तुम, तो तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि गेस करना पड़ेगा कहाँ आंसर जा रहा है ना। तो यहाँ तुम देख सकते हो हमारा जो आंसर जाएगा वो पाई बाय टू पाई, अब पाई की वैल्यू ये है, पाई बाय टू की ये है, तो हमारा आंसर ये लगभग लगभग हम लोग सी ऑप्शन चूज कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चलो इसको लिखा रहने देते हैं, अप्रोक्सीमेट रूट की बात करें, तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट रूट हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.9। अब एग्जैक्टली तुम्हें अगर वो रीड करना है तो उसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए, है ना, एग्जैक्टली रीड करना है तो उसके लिए ग्राफ चाहिए होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे रख लेंगे अपना, ठीक है। तो 1.9 रख देंगे, और हमें यहाँ पे अगर यहाँ 1.9 रखें और यहाँ साइन 1.9 रखें तो अब हमको ऑलमोस्ट आंसर जो है सेम मिल जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू हमारी सेम हो जाएगी, तो हमारा रूट हो गया ये। समझ में आई बात की नहीं बताओ, बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन है तुम खुद से कर पाओगे बताओ दिमाग लगा के, एक क्वेश्चन दिया जाए, ये समझ में आ गया क्वेश्चन बताओ। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट विजय बता रहा है 1.935 है, चलो बहुत अच्छी बात है, 1.935 है तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बता दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐप देखोगे तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे यहाँ पे सी ऑप्शन इस तरह से मैच करना रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और करो यार, लिख लो एक क्वेश्चन सब लोग, फिर एक क्वेश्चन और देखा जाएगा, ये लिख लो फिर एक क्वेश्चन और देखा जाए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ भाई हमें। सर सम भी ले सकते हैं क्या, अगर मिड में हो तो सम भी ले सकते हैं, सम कहाँ ले लोगे, सम कहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये हमने तुमको ऑलरेडी बता रखा है कैलकुलस में, ठीक है, ग्राफ वाला सिस्टम तुमको बता रखा है, सम कहाँ पे बता रहे हो यार, सम हमको तो नहीं दिख रहा कहीं, किसका सम ले लें। एवरेज, हाँ एवरेज बोल रहे हो, एकदम बीचों बीच में हो तो एवरेज ले सकते हैं यार, है ना, बिल्कुल ले सकते हैं, एकदम बीचों बीच में हो तो। अब एकदम बीचों बीच में नहीं है, तुम देखो हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से बना रखा है, ग्राफ पेपर पे अगर तुम लाइन को सही से प्लॉट करोगे तो यहाँ पे ये अपना 1.9 के पास में ही आना चाहिए था कहीं, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रफली रफली बनाया हम लोग ने, तो रफली यही आएगा। अब जैसे इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, यहाँ देखो दो फंक्शन करने हैं यार हमको, है ना, दो फंक्शन कैसे अलग अलग करें बताओ यार। एक तो log x कर लो,
एक फंक्शन log x कर लो इधर, बेस 10s का है ना, और इस x वाले को इधर एक तरफ कर दो, ये एक तरफ कर दो वो, तो इसको कर दो 1/x। ठीक है, एक फंक्शन सर अपना ये हो जाएगा और दूसरा फंक्शन अपना ये हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ्स याद है कि नहीं बताओ? 1/x कैसे बनता है अपना? सर लॉग तो देखिए आपका पॉजिटिव नंबर के लिए ही बनता था। अप्रोक्सीमेट रूट गेस करो कहाँ होगा, लगभग लगभग, है ना? अप्रोक्सीमेट रूट सभी लोग गेस करेंगे। क्या भैया सीधी लाइन कहाँ नहीं बन रही है? अप्रोक्सीमेट रूट गेस करो। लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता था यार? लॉग एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता था। सर देखिए, लॉग अगर आप 10 लेंगे, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, और लॉग 0 की वैल्यू -∞ होती है। तुमको बता रखा है हमने, है ना? तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा सर। ये आपका लॉग एक्स का ग्राफ जाएगा भाई इस तरह से ना। ये लॉग एक्स का ग्राफ है। जब लॉग 1 है तो लॉग 1 पे वैल्यू 0 है। जब लॉग 10 है, ठीक है, लॉग 10 पे वैल्यू 1 है, ये 10 है मान लो, लॉग 10 पे वैल्यू 1 है, और लॉग 100 पे वैल्यू 2 है। 100 पे वैल्यू कितनी है? 2, यहाँ 100 होगा, तो इस तरह से बहुत तेजी से ये बढ़ता है नंबर्स, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? और 0 पे वैल्यू हमारी -∞ है। ये लॉग एक्स का ग्राफ बन गया सर, सिंपल सा। ये लॉग एक्स का ग्राफ बन गया आपका। एक्स पॉजिटिव में ही हमारा लॉग एक्स का ग्राफ डिफाइंड होता है ना? लॉग एक्स का ग्राफ बन गया। अब बनाना है दूसरा ग्राफ 1/x का। इसका आंसर लोग बता रहे हैं 2.5 आ रहा है। अच्छा, रफली रफली, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे 1/x का ग्राफ बनाएंगे। देखो 1/x का ग्राफ तुमको ने पढ़ा रखा है, 1/x का ग्राफ ऐसा होता है और ऐसा होता है नेगेटिव साइड में, है ना? चलो फिलहाल 1/x का ग्राफ तुमने ऑलरेडी देख रखा है, तो हम पॉजिटिव साइड में लेते हैं बस, है ना? तो 1/x तुम्हारा लगभग लगभग ऐसा कुछ बन जाएगा। ये ये y इज इक्वल टू, देखो इनफाइनाइट पे जाएगा पहले, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये अपना 1/x बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं सर ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये अपना यहाँ पे कट कर रहा है ना? और जो भी आंसर आएगा 1 से 10 के बीच में आएगा। वैसे अप्रोक्सीमेटली 2.5 आ रहा है। ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ में तुमको एकदम क्लियरली दिखेगा। तुम लोग डेस्मोस ऐप में दोनों ग्राफ बना लो। डेस्मोस ऐप जो होती है ना, उसमें ए और बी करके दो ग्राफ बन जाते हैं, अलग अलग देख लो और लगभग लगभग कहाँ कट कर रहे हैं तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट रूट यहाँ पे लगभग लगभग कितना आ जाएगा अपना? अप्रोक्सीमेट रूट हमको जो यहाँ दिखाई दे रहा है, सही बता रहे हो, 2.5 लगभग लगभग सही है। तो ग्राफ पेपर तुमको क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन तुम चूज कर सकते हो, 4-5 ऑप्शन तुम्हारे सामने है, तो तुम यहाँ पे उनको गेस करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट रूट फिलहाल हमारा 2.5, तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड हो गया। बस इससे ज़्यादा में जानने की जरूरत नहीं है, बहुत है ये। अच्छा, वहीं से कर रहे हो, ठीक है। राजा बेटा कुछ गलती करी है तुमने, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? अच्छा, 2.506, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो, तो अच्छा, वैसे इसको हम लोग न्यूटन राफसन वगैरह और तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये अपना ग्राफिकल मेथड हो गया, ये कोई न्यूमेरिकल मेथड नहीं है। ये कोई न्यूमेरिकल मेथड नहीं है, तुम पहले ये समझ लो। अभी हमने तुमको ये ऐसे ही पढ़ा दिया है, ये तुमको हमने ऐसे ही पढ़ा दिया है। ये हमारा कोई न्यूमेरिकल मेथड नहीं है, ये हमारा कोई भी न्यूमेरिकल मेथड नहीं है। ठीक है, चलिए सर आगे आगे बात करते हैं। अब सब लोग हेडिंग डालो, हम लोग पढ़ते हैं बाइसेक्शन मेथड। ये आज का लास्ट मेथड करते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बाकी ये 3 मेथड कल देख लेंगे। इंपॉर्टेंट फिलहाल यही वाला है। अब हम लोग न्यूमेरिकल मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? बाइसेक्शन मेथड। कई सारे नाम है बाइसेक्शन मेथड के यार, कई सारे नाम है बाइसेक्शन मेथड के। बाइसेक्शन मेथड के कई सारे नाम है, कहाँ भाग गया? हम्म चलो सभी, अब पहला मेथड इंपॉर्टेंट मेथड, ग्राफिकल मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तुमको जस्ट हमने एक आइडिया दे दी कि भाई कभी मान लो क्या पता फंस जाए तो क्या करें, है ना? भाई अपने पास कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र होने चाहिए जिसको सॉल्व करके काम अपना चल जाए। हाँ, बहुत बढ़िया दीपक, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, मिड पॉइंट वाला 10 कैसे लिया? 10 लॉग 10 होता है ना बेटा, लॉग 10 पे वैल्यू, यहाँ पे देखो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है ना? भाई लॉग 10 जो होता है वो 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लॉग 10 रख लिया। ये तो पता होगा, लॉग 10 बेस 10 1 होता है, इसलिए हमने 10 लिया। हम तो बताना चाहते हैं वैल्यू 1 है इसलिए। ठीक है, 2.5 पे इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम होगी। जब ये दोनों सेम होंगे तो इसका मतलब हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड की। एक काम करते हैं यार, बाइसेक्शन मेथड हम लोग कल ही शुरू करते हैं, ठीक है? आज पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कल इसको देखा जाएगा। तुम लोग हेडिंग डालो, हाफ इंटर वाला
बाइसेक्शन मेथड कल देखेंगे, क्वेश्चन वगैरह तुम इसको ट्राई करना। रेगुलर फॉल्सी मेथड, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, सेकंड मेथड और न्यूटन ऑप्शन, तो कल इसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए तुम लोग छुट्टी कर दी जाएगी, बढ़िया। अब हम तुम्हें बहुत टेबुलर फॉर्म में सब समझा देंगे कि किसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्स क्या होता है, किसका जनरल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये सारी बातें चलो हम लोग कल अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए हम लोग एंड करते हैं, बाकी कुछ डाउट्स वगैरह कुछ बातें हैं तो पूछ लो। हम लोग इस चैप्टर को अब कल जो है इनिशिएट करते हैं। आज जो है बहुत टेक्निकल इशू चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक बार तुम्हारी जो पीडीएफ है वो रेडी कर देते हैं हम। तब तक कोई डाउट वगैरह तो तुम पूछ लो। कल हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस देख रहे होंगे, फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे इजीली आराम से। चैप्टर जो है कल परसों में खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करवाएंगे। ठीक है, चलो बाय। ये क्या है ना, हम चाह रहे हैं कि ये चारों एक ही फ्लो में भी खत्म हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। चारों मेथड जब तुम कल एक साथ देख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसमें फिर क्या है ना, हम लोग चारों मेथड को एक साथ कंपेयर करके बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। ये अपना आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बस बहुत हो गया। कोई डाउट वगैरह तो पूछ लो, वरना हम लोग एंड किया जाए। तो अच्छा, अगर आज की क्लास का रिकैप कर लें, तो आज की क्लास की बात करें तो हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ लिया है। आज सर अल्टीमेटली हम लोग ने ये दोनों मेथड पढ़े। इसके आपने डायरेक्ट मेथड बताया, आपने इनडायरेक्ट मेथड जो इटरेटिव मेथड वो समझा दिया हमको अच्छी तरीके से। फिर गॉस, आपने गॉस मेथड हमको समझाया, गॉस साइडल और गॉस जैकोबी दोनों सीख गए। गॉस साइडल जल्दी आंसर देता है, लेटेस्ट वैल्यूज उसमें यूज़ करते हैं। फिर आपने हमको अलजेब्रिक इक्वेशन से ग्राफिकल मेथड अभी हमको आपने पढ़ाया है। बस इतना आज हम लोग देखा है, यहीं पे हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, बाइसेक्शन, अब ये क्या है ना, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी, सेकंड और न्यूटन राफसन कल एक साथ देखेंगे ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें हमेशा के लिए। कभी कब कौन सा लगना है, ठीक है, कब कौन सा लगना है, क्या करना है, वो तुमको कल अच्छे से एक साथ समझ में आएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आधा ही पढ़ो आधा कल तो ज़्यादा दिक्कत होगी उसमें। ठीक है, चलो यहाँ पे एंड करते हैं। कोई डाउट वगैरह तो पूछ लो। ठीक है, एक डाउट यहाँ पे आया है, सर न्यूमेरिकल आंसर कितने मार्क्स का आता है मैकेनिकल में। ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशंस पूछेंगे तो कितने लिखेंगे, कल बताएंगे बेटा कौशिक, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ इटरेशंस तुमसे लीनियर इक्वेशन से पूछेंगे तो उसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन अभी जैसे तुम अभी आज कल हम लोग पढ़ेंगे कि भाई हमारे रूट्स कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो जो रूट्स वाले मेथड है उसमें तुम्हारे इटरेशंस कितने लगेंगे उसका फॉर्मूला होता है, वो तुमको हम बता देंगे कल। ठीक है सर, जहाँ पे आंसर आया वो लिखेंगे, या जहाँ पे आंसर रिपीट हुआ है वो लिखेंगे नंबर ऑफ इटरेशंस में। जहाँ पे आंसर रिपीट, जो आंसर रिपीट हो रहा है वही आंसर है। ठीक है, जो आंसर बेटा कौशिक किसने पूछा रिपीट हो रहा है वही आंसर हो जाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल मेथड्स कितने मार्क्स का आता है, देखो हम तो बता रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड हर ब्रांच में एक मार्क्स, एक क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम, बस एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी ब्रांच में आया तो बस एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब वो क्वेश्चन एक मार्क्स का भी हो सकता है, वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी हो सकता है मोस्टली, लेकिन क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के ही एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन जो देखे हैं सिविल ब्रांच में देखे हैं, मैकेनिकल में देखे हैं, इलेक्ट्रिकल, इसी सब ब्रांच में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, CSIT वगैरह में नहीं आएंगे। फिर टेस्ट वीडियो के सोल्यूशन कहाँ मिलेंगे, हाँ नोटिस सेक्शन में मिलेंगे, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, PYQ सोल्यूशन चलो कर देते हैं, हाँ ये तुमने बहुत अच्छा याद दिला दिया। अभी फटाफट हम एक काम करते हैं, PYQ की सोल्यूशन तुमको सबसे पहले भेज देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे एंड करते हैं। आज तुम लोग भी सोच रहे हो कि आज सर इतनी जल्दी क्लास कैसे छोड़ दे रहे हैं, आज थोड़ा सा लाइट का बहुत इशू चल रहा है यार, है ना। सुबह भी क्लास चक्कर में 10 मिनट लेट हो गई थी, इधर भी बवाल चल रहा है। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसको हम लोग सही कर लेंगे अब। कल मिलते हैं और हम लोग कल न्यूमेरिकल मैथड्स को आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो अब अपने पास 3 ही चैप्टर बच रहे हैं। एक तो न्यूमेरिकल पे अपना कल खत्म हो जाएगा, कल परसों में। फिर कॉम्प्लेक्स बचेगा, उसके अंदर भी 2 या 3 क्लास चाहिए। फिर अपना फोरियर लाप्लास की एक एक क्लास करके अपना पूरा मैथ्स हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है, बीच में सैटरडे को काम करेंगे। इस बार सैटरडे को तुम लोग की क्लास लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, अगर 26 तारीख को खत्म करना है हम लोग को, एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे। ठीक है, वो भी चलो तुमको बता देंगे। तो सैटरडे को तैयार है ना, मेंटली प्रिपेयर है ना कि सुबह क्लास होगी। ठीक है, हाँ लैप्लास होगा, बिल्कुल होगा, एकदम आखिरी में ही होगा इसी वीक। अगर अगले वीक में मान के चलो सारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, अगले वीक में तुम्हारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो मान के चलो तुम्हारा लाप्लास जो है अगले वीक में शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, आज तुम लोग का शायद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चल रहा है ना, तो अगले वीक में तुम मान के चलो पूरा मैथ तुम्हारा खत्म है। ठीक है, चलो सैटरडे को तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास सुबह होगी, इतना तुम मान के चलो। ठीक है, छोटी क्लास रख लेंगे चलो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा, वरना कवर नहीं हो पाएगा फिर। 26 मई हमने सोचा था उस दिन खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो भाई, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, कल मिलते हैं। हम तुमको सबसे पहले PYQ भेजते हैं, आज का जो काम हम लोग को मिला है PYQ सबसे पहले कंप्लीट कर भेजते हैं। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन।